हेलो एवरीवन, अविनाश संचेती फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। बहुत दिन से क्वेरी आ रही थी यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पे मैसेजेस में, और लाइव क्लासेस की स्टूडेंट्स ने भी कहा कि सर अब इतने दिन से हम प्रिपेयर कर रहे हैं और एग्जाम की डेट शिफ्ट पर शिफ्ट होते जा रही है। हम हमेशा चाहते थे एग्जाम इतना जल्दी होता है, मई में थोड़ा हमको टाइम मिले तो चलो इंस्टीट्यूट ने पहले टाइम देके जून में किया, अब सर वो हो गया जुलाई अगस्त में। सर पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया, अब और इच्छा नहीं कर रहा है किस तरीके से पढ़ाई करें। तो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन से कोई बचा हुआ नहीं है, ना आप ना हम लोगों को लड़ना होगा और आगे बढ़ना होगा, और इस चीज से रुक के या अपने आप को रोक कर फायदा नहीं है। टू बूस्ट योर प्रिपरेशन एट इंटर लेवल, चाहे आप सीए इंटर हो, सीएमए इंटर हो, हमने एट नवीन क्लासेस अविनाश सर एंड नवनीत सर डिसाइडेड कि जितना टू दी एक्सटेंट पॉसिबल हम आपको रिवीजन कराएं, और ये रिवीजन सारे ही स्टूडेंट्स के लिए फ्री यूट्यूब पर डाले जाए। तो इसी बात पर नवनीत सर ने ऑलरेडी कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर अपलोड कर दिया, रिवीजन लेक्चर विद सम्स। उन्होंने लिवरेज चैप्टर का भी लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया, और अब मैं पहला चैप्टर लेने जा रहा हूं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर बोथ सीए सीएमए इंटर, दैट इज डिपार्टमेंटल अकाउंट्स। अब जब मैं सीए सीएमए इंटर के लिए बनाऊंगा तो सीएस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स पूछेंगे सर हमारे लिए क्या है। ऑलरेडी एड्यूदोस्त ऐप पर रिवीजन कम एमसीक्यू कोर्स बनाया हुआ है विच इज वेरी 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 एक्सटेंसिव एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो आप एड्यूदोस्त ऐप पर जाओ, रिवीजन कम एमसीक्यू कोर्स में जाओ एंड उसको देखो, आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको आगे पढ़ाई करनी चाहिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के भी रिवीजन ऑलरेडी सीए इंटर के स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी एड्यूदोस्त ऐप पे अवेलेबल है, आप जाओ चेक करो एंड अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो और आगे अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करो। तो अब बात कम करके हम लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जो मैं लेने जा रहा हूं डिपार्टमेंटल अकाउंट्स, अगर मैं सीए इंटर की बात करूं तो 5 से 10 मार्क, ज्यादातर टाइम 10 मार्क्स का सम आता है। सीएमए इंटर में आप 8 मार्क्स से 12 मार्क्स का सम एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हो। अ वेरी फ्रीक्वेंट चैप्टर इन एग्जाम एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए सबसे पहले चैप्टर में ये ले रहा हूं। रिवीजन कराने का तरीका बहुत लॉजिकल रहेगा। सबसे पहले एग्जाम ओरिएंटेड होना है हम लोगों को, तो सबसे पहले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। चैप्टर के एक एक पॉइंट को, जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे उनको फटाफट डिस्कस करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बिफोर एग्जाम पक्का देखना चाहिए फ्रॉम ईच टॉपिक में, वो आपको अपनी बुक में दिखा दूंगा। आप अगर मेरे से ना भी पढ़े हो, बुक में जो सम दिखाऊंगा आपको स्क्रीन पे, वो सम इंस्टीट्यूट की मैथ से या अपने सर की मैथ से आप कर लीजिएगा जरूर से, और फिर हम लोग आरटीपी में 2020 का सॉल्व करेंगे जो हमारा इस्टम इंस्टीट्यूट ने हमें दिया है। स्टार्ट करें हम लोग, चलिए। सबसे पहला, डिपार्टमेंट चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आपने देखा मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस नीचे लिख रखे हैं, 4 टाइप। पहला टाइप का क्वेश्चन है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल बनाना विथ इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इस पूरे चैप्टर का मेन मुद्दा ही डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल है। पहला टाइप का क्वेश्चन आ सकता है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल का सम, जहां पे इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का क्वेश्चन हो। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर आप समझते होंगे जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स सर्विसेज एक्सेट्रा प्रोवाइड करता है। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट विदाउट इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर, जहां इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर है ही नहीं, एक बेसिक प्लेन डिपार्टमेंट वाइज इंफॉर्मेशन दिया हुआ इनकम एक्सपेंसेस का आपको ट्रेडिंग पीएल बनाना है। ये दूसरा हो गया विदाउट आईडीटी वाला सम। नेक्स्ट, मैनेजर्स का कमीशन कंप्यूट करना। आप जानते हो डिपार्टमेंटल मैनेजर का कमीशन डिपार्टमेंट के प्रॉफिट्स या परफॉर्मेंस पर डिपेंड हो सकता है, तो उसके हिसाब से उनका कमीशन कैलकुलेट करना, ये 5 मार्क का सम आ सकता है। डिपार्टमेंटल स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट, ये जो डिपार्टमेंट के प्रॉफिट को रिकंसाइल करने का तरीका है, इससे आपको एग्जाम में 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन देता है। बहुत इनफ्रीक्वेंट है, सीएमए के लिए रेलिवेंट भी नहीं है, सीएमए के सिलेबस में नहीं है, सीए के लिए इनफ्रीक्वेंट है, बट लास्ट टर्म में ही इसी टॉपिक से इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन उठा के दिया था, तो आप इसको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग समझेंगे। आप एक क्वेश्चन जो लास्ट टाइम में आया था वो अच्छे से बनाए, मेरी बुक में भी ऑलरेडी क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट के मैथ में भी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करें, काम हो जाएगा। डन है बात। चलिए, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने मिल सकते हैं। अब रिवीजन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला बात जो मेरे को आपके साथ करना है रिवीजन में, डिपार्टमेंट क्या होता है।
डिपार्टमेंट हमने सीखा था बिजनेस का फंक्शनल डिवीजन। एक बिजनेस में कई सारी फंक्शंस या एक्टिविटीज या ऑपरेशंस होते हैं। अगर बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए बिजनेस का मैनेजमेंट उस बिजनेस को फंक्शन वाइज डिवाइड कर देता है, इन फंक्शन वाइज डिवीजन को हम लोग बोलते हैं डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर या डिपार्टमेंटल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये जो फंक्शन वाइज डिवीजन है ये प्रोडक्ट वाइज भी हो सकता है, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो प्रोसेस वाइज डिवीजन भी हो सकता है। तो जब एक बिजनेस एंटिटी को प्रोडक्ट वाइज, प्रोसेस वाइज, फंक्शन वाइज डिवाइड कर दिया जाता है तो इन डिविजन्स को हम लोग डिपार्टमेंट बोलते हैं। इस चैप्टर में हमारा मेन मुद्दा पता है क्या है? कंपनी का या एंटिटी का ट्रेडिंग पीएल बनाना नहीं, एंटिटी के अंदर जो वेरियस डिपार्टमेंट्स है जो अपना अपना फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, जो वेरियस कॉस्ट सेंटर्स, प्रॉफिट सेंटर्स है एंटिटी के, उनका परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना कि उन्होंने किस तरीके का परफॉर्म किया है ड्यूरिंग द पीरियड। और हम लोग का पूरा चैप्टर ही डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल के आसपास घूमता है। डिपार्टमेंट दो टाइप के हो सकते हैं जब मैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा, एक डिपेंडेंट डिपार्टमेंट, दूसरा इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं? जो डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं फॉर देयर इनपुट आउटपुट और फॉर देयर ऑपरेशंस आर नोन एज डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। जहां पे एक डिपार्टमेंट कुछ प्रोड्यूस करता है, इसका आउटपुट बन जाता है नेक्स्ट डिपार्टमेंट का इनपुट, एंड उस इनपुट को लेकर ये डिपार्टमेंट अपना आगे काम करता है। नॉर्मली जब आप मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को देखते हो, प्रोसेस वाइज डिवीजन देखते हो, उस समय आपको ये डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स दिखाई देता है। कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, मान लो उसमें 3 प्रोसेस है, प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी। प्रोसेस ए में इनपुट गया, काम हुआ, आउटपुट निकला, ये आउटपुट प्रोसेस बी का इनपुट बन जाता है, वहां पर काम हुआ, फिर आउटपुट निकला, वो प्रोसेस सी में जाएगा, इनपुट बनेगा, फिर आउटपुट निकलेगा। तो ये डिपार्टमेंटल अगर आपने इस तरीके से बना रखा है तो ये डिपेंडेंट डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर है। इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट क्या हो गया? जहां पर डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो अपना काम इंडिपेंडेंटली कैरी ऑन करते हैं, और यहां पर डिपार्टमेंट्स के बीच में ट्रांसफर्स वगैरह बहुत ही नेग्लिजिबल या जीरो के हिसाब से होते हैं। ये नॉर्मली रिटेल प्रोडक्ट्स वाले जो डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे बड़े बड़े चेन स्टोर, बिग बाजार वगैरह, पेंटालून्स वगैरह आपने देखा होगा, ये बड़ी बड़ी स्टोर्स होती है और इनमें डिपार्टमेंट होता है प्रोडक्ट वाइज। एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डिपार्टमेंट दूसरे प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में बहुत ही कम डिपेंड करता है, एंड दे वर्क सेग्रीगेट करके। हाँ, कुछ डिपेंडेंसी हो सकता है, बट अपना काम वो अपने खुद से कर सकते हैं, उसके लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। हम लोगों को नॉर्मली जो मेन कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में पढ़ना है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का, वो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट के केस में आता है, जहां एक डिपार्टमेंट अपने कामकाज के लिए दूसरे डिपार्टमेंट पर हमेशा डिपेंड करेगा। ये बेसिक डिपार्टमेंट क्या होता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट, बेसिक समझ में आ गया? आगे चलता हूं। इस चैप्टर में हम लोग को, जैसे मैंने आपके साथ डिस्कस किया, बनाना है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। अब डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल का फॉर्मेट क्या होगा? बेसिक ट्रेडिंग पीएल जो टी फॉर्म में बनाते थे एकदम सेम, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। आज तक क्योंकि तुम पूरे एंटिटी का एक साथ ट्रेडिंग पीएल बनाते थे तो अमाउंट का सिंगल कॉलम होता था। अब हम लोग इसको कॉलमनर बना लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट्स। अगर हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए का कॉलम, डिपार्टमेंट बी का कॉलम, 3 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, एंड सो ऑन, कॉलमनर फॉर्म में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाया जाएगा। ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाने का रीजन क्या है? मतलब ये डिपार्टमेंट का जो मेन रीजन है ट्रेडिंग पीएल का, वो है इंटरनल रिपोर्टिंग। मैनेजमेंट अपने जो पैसे उसको मिल रहे हैं मालिकों से, उसको कई प्रोसेसेस में लगा रहा है, प्रोडक्ट्स में लगा रहा है, डिपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट कर रहा है। वो ये चेक करना चाहेगा कि जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में, क्या डिपार्टमेंट ने सही से काम करके उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट लाया है कि नहीं। अगर डिपार्टमेंट सही से काम नहीं कर रहा है तो फिर वहां के जो एम्प्लॉइज है, डिपार्टमेंटल मैनेजर है, उनसे क्वेश्चन किया जाएगा, उनका जो इंसेंटिव वगैरह है वो उस डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स के ऊपर कैलकुलेट किया जाएगा। तो ये डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल हम लोग कभी भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स को नहीं देते, ये इंटरनल कंपनी की मैनेजमेंट के लिए नॉर्मली बनाए जाते हैं। डन है क्या बात? तो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल जो हमको इस चैप्टर में सीखना है, कुछ नहीं है, कॉलमनर फॉर्म में डिपार्टमेंट वाइज एक एंटिटी का ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बनाना है। और यही इस चैप्टर का, अगर हमने चैप्टर में टोटल 40 क्वेश्चन किए होंगे तो 38 क्वेश्चन यही थे और 2 क्वेश्चन वो स्टॉक मार्कअप अकाउंट होंगे। तो इस तरीके से हम लोग ये सारा काम करेंगे। आगे चले। डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल में जब आप बनाने जाओगे क्वेश्चन में, 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा ध्यान रखना है।
पहला कॉन्सेप्ट है एक्सपेंसेस का अपोर्शनमेंट, दूसरा कॉन्सेप्ट है इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर एंड उससे रिलेटेड स्टॉक रिजर्व। पहले हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस अमॉन्ग डिपार्टमेंट्स। डिपार्टमेंट्स के बीच में खर्चों को अपोर्शन करना, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ध्यान रखना है। और इसके ऊपर पता है तुमको 5 मार्क का क्वेश्चन आता है थ्योरी रूप में, आपको खर्चे दे देगा, पूछेगा किस बेसिस पे डिपार्टमेंट पे अपोर्शन करना है। अब सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि जो आपको खर्चे दिए हुए हैं या रियल लाइफ में जो खर्चे होते हैं इन अ बिजनेस एंटिटी डिपार्टमेंट वाइज, जब मैं बात करता हूं, खर्चे 2 टाइप के हो सकते हैं। एक खर्चा जो पर्टिकुलर किसी डिपार्टमेंट के लिए ही किया गया है, जिसका बेनिफिट सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को मिल रहा है, इन खर्चों को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंसेस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड और एट्रीब्यूटेबल टू अ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। दूसरा, ऐसे खर्चे जो एंटिटी कॉमनली सारे डिपार्टमेंट्स के लिए या मोर देन 1 डिपार्टमेंट्स के लिए खर्चा कर रहा है। नॉर्मली प्रेमाइसेस का रेंट, प्रेमाइस है उसमें 3 डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, एंटिटी जब रेंट देता है तो डिपार्टमेंट वाइज रेंट नहीं देता है, सामने वाला आदमी पूरा रेंट ले लेता है। अब एंटिटी को यह चेक करना है कि उस रेंट का जो पेमेंट हुआ है उसमें डिपार्टमेंट ए का कितना खर्चा है, डिपार्टमेंट बी का कितना खर्चा है, डिपार्टमेंट सी का कितना खर्चा है। तो ये हो गया कॉमन एक्सपेंसेस जो एंटिटी इनकर कर रहा है फॉर मोर देन 1 डिपार्टमेंट इन 1 को। तो हम लोगों को 2 टाइप का खर्चा एग्जाम में दिया हुआ रहेगा। कुछ खर्चे जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे, माने वो एक्सक्लूसिवली खर्चा उसी डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, उसमें आपको माथा नहीं लगाना, ट्रेडिंग में या पीएल में जहां आएगा उस खर्चे को लिख दो। बट कुछ खर्चे आपको दिए रहेंगे जिनका सेग्रीगेशन, अबाउट डिपार्टमेंटल सेग्रीगेशन नहीं दिया रहेगा, टोटल फिगर दिया रहेगा। अब उन खर्चों को कैसे अपोर्शन करना है हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे। तो अगर एक्सपेंसेस डायरेक्टली अट्रीब्यूटेबल है किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो वो खर्चा उस डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग पीएल में चार्ज कर दिया जाए। सोचना ही नहीं है। मान लो डिपार्टमेंट ए के लिए गुड्स परचेज हुआ है 1 लाख रुपए का, डिपार्टमेंट ए के ट्रेडिंग अकाउंट में 2 परचेज 1 लाख, बात खत्म। डिपार्टमेंट ए के लिए एडवर्टीजमेंट कराया है 20,000 का, डिपार्टमेंट ए के पीएल में आओ एडवर्टीजमेंट सीधा 20,000। ये मैं बोल दिया, एक्सक्लूसिव बता दिया, तो आपको सीधा ट्रेडिंग पीएल आके उसी डिपार्टमेंट में लिख देना। दूसरा, कॉमन एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर मोर देन 1 डिपार्टमेंट। अगर एक से ज्यादा डिपार्टमेंट के लिए खर्चा किया जा रहा है और आप डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बना रहे हो हर डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, तो यह खर्चा आपको अपोर्शन करना होगा। अब जब ये कॉमन एक्सपेंसेस दिए हुए रहेंगे, आपको 2 टाइप के खर्चे दिख सकते हैं, अलोकेबल, अनअलोकेबल। अलोकेबल मतलब ऐसे खर्चे जिनका अलोकेशन पॉसिबल है, अनअलोकेबल मतलब ऐसे खर्चे जिनका अलोकेशन पॉसिबल नहीं है। जब अलोकेशन पॉसिबल है उस केस में आप उस खर्चे को डिपार्टमेंट, जो डिपार्टमेंट उसका बेनिफिट ले रहे हैं उसमें सेग्रीगेट करोगे, अपोर्शन करोगे। किस बेसिस पे? बहुत ही रैशनल बेसिस पे, कॉस्ट ड्राइवर की रेशियो के हिसाब से। कॉस्ट ड्राइवर मतलब समझते हो, किस चीज के ऊपर वो खर्चा डिपेंड करता है या किस यूनिट के हिसाब से वो खर्चा डिपेंड करता है, उस यूनिट की रेशियो में आप डिपार्टमेंट में वो खर्चा बांट देना। तो हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर कॉमन एक्सपेंस हुआ है जिसका बेनिफिट एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को मिल रहा है, उस खर्चे को हम लोग डिपार्टमेंट्स में, जिस जिस डिपार्टमेंट में वो यूज हो रहा है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो ऑफ कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर मतलब जिस पर्टिकुलर यूनिट के हिसाब से वो खर्चा चलता है उस यूनिट के हिसाब से हम डिपार्टमेंट में बांट देंगे। सर क्या हम लोगों को बता देगा ये यूनिट्स? आंसर इज क्वेश्चन, हमेशा आपको बताएगा ये यूनिट्स और आपको उसको यूज करके बांटना है। सर कुछ एग्जाम्पल तो दे दो। एग्जाम्पल, मान लो रेंट का खर्चा जो मैंने बात किया, एक प्रेमाइसेस है 2000 स्क्वायर फीट की, रेंट है 25 रुपया स्क्वायर फीट यानी 50,000 रुपए का। अब इस प्रीमाइसेस में 3 डिपार्टमेंट काम करते हैं, डिपार्टमेंट ए 1000 स्क्वायर फीट, डिपार्टमेंट बी 500 स्क्वायर फीट, डिपार्टमेंट सी 500 स्क्वायर फीट। अब रेंट का खर्चा आपको पता है एरिया वाइज जाता है, जैसा जितना बड़ा एरिया उतना ज्यादा रेंट। अब ये जो रेंट का खर्चा है डिपार्टमेंट का आपको एरिया दे दिया 1500 500, तो इस रेशियो में यानी 2:1:1 रेशियो में 50,000 के खर्चे को डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी में बांट देना।
इलेक्ट्रिसिटी का मान लो खर्चा लगा, पूरे प्रीमाइसेस की एक ही इलेक्ट्रिसिटी हमारा मीटर है, उसी पर बिल आता है, मान लो टोटल बिल आया 10,000 रुपए इलेक्ट्रिसिटी का। अब हम लोग चेक करेंगे हर डिपार्टमेंट कितना यूनिट्स कंज्यूम किया है। अगर यूनिट्स कंज्यूम करना पॉसिबल नहीं है, सब मीटर लगा के पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, तो आप देखो कितने पॉइंट्स है जो हर डिपार्टमेंट यूज कर रहा है। जैसे एक डिपार्टमेंट में एक एसी लगा है, 4 लाइट लगा है, 3 फैन लगा है, दूसरे डिपार्टमेंट में एक एसी लगा है, 3 लाइट लगा है, 5 फैन लगा है। उस हिसाब से आपको इसका अलोकेशन करना पड़ेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। मान लो हमारे यहां पर एक कैंटीन है प्रीमाइसेस में, जिसमें सारे डिपार्टमेंट के लोग खाते हैं। अब ये जो कैंटीन का खर्चा है ये सारे डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं। अब जिस डिपार्टमेंट के जितने इंप्लॉय कैंटीन में खा रहे हैं उस रेशियो के हिसाब से कैंटीन का खर्चा डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दो। तो डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस कैलकुलेट करने के लिए एक्सपेंसेस को अपोर्शन करना पड़ेगा, और उस बेसिस पे करना जिस बेसिस पर वो खर्चा डिपेंड करता है। एंड एकदम चिंता करने का बात नहीं है, क्वेश्चन में हमेशा कॉस्ट ड्राइवर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा। कुछ खर्चे जो सेल्स से रिलेटेड है उसकी सेल्स रेशियो में बांट दिया, कुछ खर्चे जो परचेज से रिलेटेड है उनको परचेज रेशियो में बांट दिया। आपके पास रहेगा, आपको बस ये समझना है कि वो कॉमन एक्सपेंसेस किस बेसिस पर अपोर्शन होना चाहिए या उसका कॉस्ट ड्राइवर क्या है। अब कॉमन एक्सपेंसेस में दूसरा टाइप हो गया अनअलोकेबल। अनअलोकेबल मतलब जिससे रिलेटेड कॉस्ट ड्राइवर क्वेश्चन में दिए नहीं है, या फिर जिसका अपोर्शनमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंटिटीज को सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा है। जैसे नॉर्मली मैं एग्जांपल लूं तो फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस ऑन लोन। अब लोन एंटिटी ने लिया, वो पैसा एंटिटी बहुत जगह यूज कर रही है, किस डिपार्टमेंट को कितना यूज कर रहा है वो रेगुलर बेसिस पे मालूम नहीं किया जा सकता। कभी यहां पे ज्यादा दिया, फिर यहां से उठा के बी को दे दिया, बी से उठा के सी को दे दिया। तो इस केस में अगर खर्चा अलोकेट नहीं हो पा रहा है तो फिर उस खर्चे को हम लोग डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल में नहीं दिखाएंगे, वो सीधा कंपनी के जनरल पीएल में जाएगा और कंपनी के प्रॉफिट कंप्यूटेशन में आएगा। डिपार्टमेंट वाइज प्रॉफिट कंप्यूटेशन में उसको लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर कोई खर्चा अनअलोकेबल है उसको सीधा जनरल पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिएगा, उसको डिपार्टमेंट पीएल में दिखाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में नॉर्मली क्वेश्चन बोलता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल बनाओ, बट ध्यान रखिएगा अगर कई अनअलोकेबल एक्सपेंसेस है या स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट है तो आपको जनरल पीएल भी अलग से बनाना चाहिए, वो भी आपको एज अ नोट शो करना चाहिए, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स दिए जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था जहां पर एक जनरल एक्सपेंसेस थे, जनरल एक्सपेंसेस। अब जनरल एक्सपेंसेस जैसा अगर कोई खर्चा दिया हुआ है, उनका अलोकेशन बेसिस नॉर्मली कुछ बोलता नहीं है, कुछ नहीं बोला है तो आप नोट के हिसाब से दो तरीके का ट्रीटमेंट कर सकते हो। पहला, ये जनरल एक्सपेंसेस ट्रेड एक्सपेंसेस के नेचर का है, बिजनेस को चलाने के लिए, तो हम लोग इसको सेल्स रेशियो ऑफ ईच डिपार्टमेंट, जिस डिपार्टमेंट ने जितना बिजनेस किया है उसकी रेशियो में बांट देंगे, तो सेल्स रेशियो में बांट सकते हो। दूसरा, आप चाहो तो इसको अनअलोकेबल बोल के जनरल पीएल में डाल सकते हो। जो भी आप करो उसका जरूर से नोट देना। अगर आप मेरे से पूछोगे इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो इंस्टीट्यूट सेल्स की रेशियो में जनरल एक्सपेंसेस को डिपार्टमेंटल पीएल अकाउंट में अलोकेट कर देता है। एडवर्टीजमेंट वगैरह खर्चे जो सेल्स से रिलेटेड है हमेशा ध्यान रखें। सेल्स दो टाइप की आपको दे सकता है क्वेश्चन में, एक एक्सटर्नल सेल्स कस्टमर को, दूसरा इंटर डिपार्टमेंटल सेल्स। आप जब ये एडवर्टीजमेंट वगैरह खर्चे को, डिस्काउंट अलाउड वगैरह खर्चों को सेल्स की रेशियो में बांटो तो हमेशा सिर्फ एक्सटर्नल वाला सेल्स लेना, क्योंकि इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में कोई एडवर्टीजमेंट, कोई डिस्काउंट वगैरह का झंझट नहीं होता है। तो ये थोड़ा बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, एंड इन सब चीजों में आपको गलती नहीं करना। ये चैप्टर टेक्निकल है बट इट कैन गिव यू फुल आउट ऑफ फुल, बिकॉज क्वेश्चन एक पर्टिकुलर पैटर्न या टाइप के होते हैं। अगर आपने सारे टाइप का एक एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, एग्जाम में कभी गलती ही नहीं होगा। पहले बताइए, अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है? मैंने क्या बोला? एडवर्टीजमेंट, डिस्काउंट अलाउड वाले खर्चे एक्सटर्नल सेल्स की रेशियो में, जनरल एक्सपेंसेस सेल्स की रेशियो में, ये भी एक्सटर्नल सेल्स की रेशियो में, और अगर तुम चाहो तो जनरल पीएल में भी एलोकेट डाल सकते हो सीधा, assuming it to be unallocable because the basis of allocation is not given, but ध्यान रखना इंस्टीट्यूट सेल्स की रेशियो में बांटता है। डन है क्या बात? अब मई 2020 की आरटीपी में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12A। ये क्वेश्चन अलोकेशन ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर, ये कॉस्ट ड्राइवर के ऊपर है। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। How will you allocate the following expenses among different departments? किस तरीके से आप allocate करोगे? नंबर 1, रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर, मेंटेनेंस एंड इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का रेंट कैसे अपोर्शन करोगे? सर जितना एरिया यूज कर रहे हो उसके हिसाब से, तो मैं लिख लेता हूं एरिया, या इसको आप फ्लोर स्पेस भी बोल सकते हो, यूज्ड बाय ईच डिपार्टमेंट।
आगे मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल एसेट, हमारे फिक्स्ड एसेट का रिपेयर मेंटेनेंस का कॉस्ट, जिस डिपार्टमेंट में जितने फिक्स्ड एसेट है उसके हिसाब से, तो जितना फिक्स्ड एसेट्स है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइंग विथ ईच डिपार्टमेंट, उस हिसाब से बांट देना। नेक्स्ट पीएफ ईएसआई का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय की सैलरी के ऊपर पीएफ जमा करना पड़ता है एम्प्लॉय को, तो वो जो खर्चा है वो सैलरी के हिसाब से, सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट। प्लीज यहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मत लिखिएगा, पीएफ ईएसआई कंट्रीब्यूशन नंबर्स पे नहीं डिपेंड करता, वो हमेशा सैलरी का परसेंटेज होता है, तो सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट लिखिएगा। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, ये परचेज से रिलेटेड खर्चे हैं, परचेज ऑफ ईच डिपार्टमेंट। लाइटिंग एंड हीटिंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है तो आप लिख सकते हो नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, या फिर यूनिट्स कंज्यूम्ड, जितना एनर्जी कंज्यूम किया है उसके हिसाब से ये खर्चा हर डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। ये हमारा जो टॉपिक था अपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस का, वो यहां पर कंप्लीट होता है। यहां तक बात आपको बिल्कुल क्लियर है 100%। तो मैं आगे जाऊं, आगे नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही अच्छा आने वाला है, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर स्टॉक रिजर्व। वो पढ़ाने के बाद आपको एक ब्रेक दूंगा, 2 मिनट का ब्रेक लेना, सारा वापस रिवाइज करना, फिर लास्ट टॉपिक हम लोग स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट और सम्स बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर नाम से ही इंटर डिपार्टमेंटल यानी डिपार्टमेंट के अंदर। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज, जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करता है विद इन द एंटिटी, जो गुड्स का मूवमेंट होता है बिटवीन द डिपार्टमेंट्स, दैट इज नोन एज इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर्स। ये इंटरनल ट्रांसफर्स नॉर्मली आपको डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की केस में दिखेंगे, जहां पर एक डिपार्टमेंट के आउटपुट दूसरे डिपार्टमेंट के इनपुट बनेंगे और ये डिपार्टमेंट उस पर हमेशा निर्भर करेगा अपनी फंक्शनिंग के लिए। तो डिपेंडेंट डिपार्टमेंट के केस में, क्योंकि एक डिपार्टमेंट दूसरे पर डिपेंड होता है फॉर इज ऑपरेशन, एक डिपार्टमेंट का गुड सर्विसेज बिकम्स द आउटपुट, बिकम्स द नेक्स्ट डिपार्टमेंट का इनपुट, और यही ट्रांसफर ऑफ गुड सर्विसेज को हम लोग बोलते हैं इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर। पढ़े ध्यान से, ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय वन डिपार्टमेंट टू अदर, जनरली रेलिवेंट फॉर डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स। ये नॉर्मली आपको डिपेंडेंट डिपार्टमेंट्स की केस में दिखाई देगा। अब आईटीटी वाले पार्ट में मेरे को सबसे पहले आपको सिखाना है, अगर आपको क्वेश्चन में या अगर आपकी एंटिटी में गुड्स इंटरनली ट्रांसफर किए जा रहे हैं तो इसका अकाउंटिंग आप कैसे करेंगे। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की केस में, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर की केस में हमारे पास 2 डिपार्टमेंट्स होंगे, एक डिपार्टमेंट जो गुड्स दे रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट जिसको गुड्स मिल रहा है। मान लो मैं डिपार्टमेंट ए, मेरा नाम भी अविनाश, डिपार्टमेंट ए, ये सुंदर कन्या बालिका, ये हो गया डिपार्टमेंट बी। तो डिपार्टमेंट ए अविनाश और बालिका या सुंदर कन्या हो गई डिपार्टमेंट बी। अविनाश ने कुछ गुड्स ट्रांसफर किए हैं डिपार्टमेंट बी को, अविनाश ने कुछ गुड्स ट्रांसफर किए हैं डिपार्टमेंट बी को। अविनाश को हम बुलाएंगे, यानी डिपार्टमेंट ए को हम लोग बुलाएंगे ट्रांसफरर। क्या बुलाएंगे? ट्रांसफरर, ये ट्रांसफर कर रहा है गुड्स। और बी को हम लोग बुलाएंगे ट्रांसफरी, यानी उसको गुड्स रिसीव हो रहा है। तो डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया, डिपार्टमेंट ए इज ट्रांसफरर, बी इज ट्रांसफरी। ए जब गुड्स ट्रांसफर करेगा, ये ए के लिए सेल्स होगा। क्या होगा? सेल्स। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे, ट्रेडिंग अकाउंट, आप इसको क्रेडिट साइड में एज सेल्स दिखाओगे कि डिपार्टमेंट ए ने गुड्स बेचा। अब जब डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस की बात होती है ना, डिपार्टमेंट एज अ सेपरेट एंटिटी, उसकी परफॉर्मेंस की जब बात होगी तो वो बोलेगा चाहे मैंने बाहर वाले को बेचा, चाहे मैंने बी को बेचा, मेरे लिए तो ये काम था, कमाई था, तो मेरे को तो इसका क्रेडिट लेना है। तो डिपार्टमेंट ए इसको अपना सेल्स बोल के डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएगा, और डिपार्टमेंट बी जो गुड्स ले रहा है वो इसको अपना परचेज बोल के डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएगा। तो डिपार्टमेंट ए इसको रिकॉर्ड करेगा एज सेल्स, डिपार्टमेंट बी इसको रिकॉर्ड करेगा एज परचेज। तो आईटीटी का अकाउंटिंग बड़ा ही सिंपल है, जो गुड्स दे रहा है उसके लिए सेल्स, जिसको गुड्स मिल रहा है उसके लिए परचेज। ध्यान से, मान लो ए ने बी को गुड्स दिया 1 लाख रुपए का, ए ने बी को, तो ए के ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे लिखोगे? सर ए ने दिया, ही इज द सेलर, बाई सेल्स 1 लाख, बी ने गुड्स खरीदा, ही इज द परचेजर, टू परचेज 1 लाख रुपया। डन है क्या मेरा बात?
एक क्वेश्चन इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर पे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जहां पर परचेज्ड गुड्स ट्रांसफर हो रहे थे, फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफर होते थे, फिर कुछ गुड्स रिटर्न भी हुआ था, और रिटर्न के समय मैक्सिमम बच्चों ने क्लास में गलती की थी। मैं अभी वो क्वेश्चन दिखाऊंगा, ध्यान रखना है। मान लो बोला गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी, गुड्स ट्रांसफर्ड बाय ए टू बी, अगर ए ने बी को ट्रांसफर किया, ए सेल्स बी परचेज। अब गुड्स रिटर्न्ड बाय ए टू बी, गुड्स रिटर्न्ड बाय ए टू बी, गुड्स रिटर्न किया है, ए ने रिटर्न किया, तो ए के लिए परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ गुड्स वापस किया, बी को गुड्स मिला तो बी के लिए सेल्स रिटर्न, सही से माइनस करना है परचेज सेल से। हम लोग सेल्स रिटर्न, परचेज और सेल से माइनस करते हैं। मैक्सिमम बच्चे क्लास में इसी चीज को गलत किए थे कि परचेज से सेल्स वाला माइनस कर दिया, सेल से परचेज वाला माइनस कर दिया। ध्यान देना है कहां से कहां गुड्स मूव कर रहा है, ये बात क्लियर है आपको। एक चीज जो मैंने नोट में लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर का परचेज सेल है ना, इसको हमेशा सेपरेटली दिखाना फ्रॉम आउटसाइड परचेज एंड सेल्स। यानी जो आप कस्टमर को बेच रहे हो, डिपार्टमेंट जो कस्टमर को बेच रहा है वो अलग से सेल्स आएगा, आईडीटी वाला परचेज सेल हमेशा अलग आएगा, ताकि जब एंटिटी उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट या ट्रेडिंग पीएल देखे, समझ जाए कि कितना इसने बाहर वालों को बेच के कमाया और कितना इसने आपस में खेल के कमाया है। क्योंकि एंटिटी जब अपना परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेगा, उसके लिए इंटर डिपार्टमेंटल काम के नहीं है, क्योंकि वो अंदर ही अंदर हुए हैं। ए डिपार्टमेंट भी एंटिटी का है, बी डिपार्टमेंट भी एंटिटी का है, तो ए ने चाहे 100 रुपए का माल 2 करोड़ में बेचा हो बी को, एंटिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बोलेगा ए भी मेरा, बी भी मेरा, तो प्रॉफिट मेरा ही मेरे पास है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए आईटीटी सेल्स यानी इंटर डिपार्टमेंटल परचेज सेल्स को हमेशा आउटसाइड परचेज सेल से अलग करके आप दिखाएंगे। तो मैंने बेसिक डिस्कस किया इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर किसको बोलते हैं और इसकी अकाउंटिंग क्या होती है। अब जिस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था, मेरी बुक में दिखा रहा हूं, चेक करना। ये वाला क्वेश्चन हमने क्लास में किया था, ऐसे 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे, एक मैं करवाया था, फिर आप लोगों ने ही ट्राई किया था, और पहला क्वेश्चन में ही आपने गलती किया था, ध्यान देना है। एक्स के पास 2 डिपार्टमेंट है, ए बी, बोल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ डिपार्टमेंट का और कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड मतलब कंपनी का, तो कॉलम में एक टोटल कॉलम भी जोड़ लेना और कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट भी रेडी हो जाएगा। डिपार्टमेंट ए प्लस डिपार्टमेंट बी इक्वल टू टोटल कंपनी का। कंपनी का जब बनाओ तो आईडीटी को हटा देना, आईडीटी को मत दिखाना, क्योंकि आईडीटी कंपनी के लिए कोई प्रॉफिट नहीं लाता, वो एक डिपार्टमेंट दूसरे को बेच रहा है जिससे कंपनी का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब गुड्स ट्रांसफर हुआ है, ध्यान से देखना, गुड्स ट्रांसफर हुआ है बी टू ए बाई बी टू ए, बी ने ए को ट्रांसफर किया, तो बी के लिए सेल्स, ए के लिए परचेज, क्रेडिट साइड में सेल्स, बी में, ए में परचेज डेबिट साइड में, बाई ए टू बी, ए ने बी को ट्रांसफर किया तो ए के लिए सेल्स, बी के लिए परचेज। फिनिश गुड्स ट्रांसफर्ड बाई ए टू बी, ए ने बी को ट्रांसफर किया, ए के लिए सेल्स, बी के लिए परचेज, बाई बी टू ए, बी ने ट्रांसफर किया, बी के लिए सेल्स और ए के लिए परचेज। अब मेन बात, रिटर्न ऑफ फिनिश गुड्स, रिटर्न किया, वापस रिटर्न ए टू बी, ए ने रिटर्न किया है बी को, ए ने रिटर्न किया है, ध्यान से, अगर ए ने गुड्स रिटर्न किया है तो ए के लिए परचेज रिटर्न, और बी को वापस मिला है तो बी के लिए सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ माल रिटर्न कर दिए तो ए के लिए परचेज रिटर्न और बी के लिए सेल्स रिटर्न। वाइसे वर्सा, बी टू ए, बी ने रिटर्न किया तो बी के लिए परचेज रिटर्न, परचेज से माइनस करो, ए के लिए सेल्स रिटर्न, सेल्स से माइनस करो। तो बहुत ध्यान देना है आपको, ये जो रिटर्न वाला पॉइंट आया था इसमें आपने गलती की थी, आप बुक खोल लो, 100%, 100% मैंने यहां पे स्टार मार्क कराया होगा, हर बच्चे की बुक में दिख रहा होगा, तो वो स्टार मार्क वाला पॉइंट जरूर एग्जाम में देख के जाए। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 से 8 मार्क के लिए एग्जाम में दे सकता है, जरूर इस टाइप के क्वेश्चन को देख के जाए। डन। अब इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो डिस्कस करते हैं, स्टॉक रिजर्व, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एंड इस चैप्टर में अगर किसी भी बच्चे को दिक्कत होता है पूरे चैप्टर में, तो वो ये एक ही जगह है जहां बच्चे हमेशा दिक्कत खाते हैं। रीजन ये नहीं है ये जगह टफ है, रीजन ये है बच्चे बिना समझे सिर्फ फॉर्मूला रट के अपना आंसर करना चाहते हैं। एक बार समझ लिया ना तो ये टॉपिक कभी भी यहां से निकल नहीं सकता है, कभी नहीं निकल सकता। तो समझने का थोड़ा सा कोशिश करें मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैं स्टार्ट कर रहा हूं, आप साथ साथ पढ़ सकते हैं बाद में, पहले मेरी बात सुनो।
जब डिपार्टमेंट्स के बीच में गुड्स ट्रांसफर होगा ना, गुड्स ट्रांसफर, तो ये जो गुड्स ट्रांसफर होगा इसका ट्रांसफर प्राइस कितने में गुड्स ट्रांसफर होगा, किस वैल्यू पे? फ्री में ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ए का मैनेजर बी का मैनेजर अलग अलग है, इनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से इनको इंसेंटिव मिलता है। तो ना डिपार्टमेंट ए का मैनेजर चाहेगा कि नुकसान हो, ना बी का मैनेजर चाहेगा नुकसान हो, तो फ्री में कुछ ट्रांसफर नहीं होगा। अब ये ट्रांसफर का जो प्राइस है वो 3 तरीके से डिसाइड किया जा सकता है, 3 तरीके से। पहला, डिपार्टमेंट ने अपनी कॉस्ट पर ही गुड्स ट्रांसफर कर दिया। मतलब डिपार्टमेंट बोला मैं भी एंटिटी का बच्चा, बी भी एंटिटी का बच्चा, हम लोग दोनों भाई के बीच में कैसा प्रॉफिट। तो मैंने, मान लो मेरे को गुड्स मिला या मैंने गुड्स खरीदा 10 रुपए पर, मैंने उस 10 रुपए पर ही गुड्स बी को ट्रांसफर कर दिया। मेरे पास गुड्स आया 10 रुपए में, 10 रुपए में मैंने वापस बी को दे दिया। ये हो गया कॉस्ट पे ट्रांसफर करना। दूसरा, डिपार्टमेंट ए बोलेगा हम हैं तो भाई, बट हमारे पापा तो हमको जज करेंगे हमारी परफॉर्मेंस के हिसाब से। अगर मैं कॉस्ट पर तुमको गुड्स ट्रांसफर कर दूं तो इस गुड्स पे मेरा प्रॉफिट दिखाई नहीं देगा, तो मेरे पापा गुस्सा हो जाएंगे और इंसेंटिव नहीं देंगे। तो ए बोल रहा है मैं अपनी परफॉर्मेंस खराब नहीं करना चाहूंगा, मैं जिस दाम पे गुड्स आउटसाइडर को बेचता हूं उसी दाम पर मैं तुम्हें भी बेचूंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं यूजुअल सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस। यूजुअल सेलिंग प्राइस या मार्केट प्राइस, मैं जिस दाम पर बाहर वाले को बेचता हूं उसी दाम पर तुमको दूंगा, तो ये यूजुअल सेलिंग प्राइस में मैं तुमको ये गुड्स दे दूंगा। डन है बात। तीसरा, बी बोलेगा यार कुछ भी हो हम है तो भाई, कॉस्ट पे मत ट्रांसफर कर, माना तेरा प्रॉफिट खराब होगा, बट मार्केट वाला प्राइस तो मत ले यार, जो तुम बाहर वालों से लेता है वो क्या भाई से लेगा। तो बी ने बोला यार कुछ कम करके दे, तो ए ने बोला चल ठीक है, मैं जितना प्रॉफिट है वो बाहर वाला नहीं लूंगा, बट मैं कॉस्ट के ऊपर कुछ मार्कअप जोड़ के तुझसे लूंगा ताकि मेरा परफॉर्मेंस भी डाइल्यूट ना हो। तो 3 प्राइसिंग हो सकती है, एक कॉस्ट प्राइस, दूसरा यूजुअल सेलिंग प्राइस, और तीसरा हो गया कॉस्ट प्लस अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ मार्कअप विच विल बी लोअर देन द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ गुड्स। डन है बात। अब ध्यान से मेरा बात सुनना। मान लो डिपार्टमेंट ए ने डिपार्टमेंट बी को गुड्स ट्रांसफर किया, 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट, 10 रुपए का गुड्स था, 10 रुपए का 12 रुपए पर ट्रांसफर किया, 12 रुपए पर। इसने 12 रुपए की सेल्स दिखा ली होगी, सेल्स ट्रांसफर, और बी ने 12 रुपए का परचेज दिखा लिया। बी ये गुड्स को मान लो आउटसाइडर को सेल कर दिया, कितने में? 15 में। तो 12 रुपए का उसका परचेज दिख रहा और 15 रुपए में सेल किया, तो सेल्स दिखेगा 15। अब ध्यान से सुनना, ए के ट्रेडिंग अकाउंट में 10 रुपए का कॉस्ट दिख रहा होगा, 12 रुपए का सेल्स दिख रहा होगा आईडीटी बी को, 2 रुपए का प्रॉफिट आ गया। बी के ट्रेडिंग अकाउंट में 12 का परचेज दिख रहा होगा ए से और 15 का सेल्स दिख रहा होगा आउटसाइडर को, 3 का प्रॉफिट आ गया, इसका भी प्रॉफिट आ गया, इसका भी प्रॉफिट आ गया। और एंटिटी भी देखो क्या सोच रहा है, मैंने गुड्स खरीदा 10 में, ये गुड्स फाइनली कस्टमर को बिका 15 में, 10 में खरीदा 15 में बेचा, तो एंटिटी का भी 5 रुपया प्रॉफिट है, 2 रुपया ए कमाया, 3 रुपया बी कमाया, बट टोटल में एंटिटी ने कितना कमाया? 5। एज अ शेयर होल्डर मेरे को डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस से कम और एंटिटी की परफॉर्मेंस से ज्यादा सोचना है, तो एंटिटी ने 5 रुपया कमा लिया। ये हो गया अगर मैंने गुड्स ट्रांसफर किया और उसने बेच दिया तो कोई चिंता नहीं, प्रॉफिट घर पे आ गया, जीपी लिख लो, डिपार्टमेंट ए 2 रुपया, डिपार्टमेंट बी 3 रुपया। बट मान लो मैंने 10 रुपए का गुड्स इसको 12 पे दिया, इसने ईयर एंड तक ये गुड्स सेल नहीं किया, इससे सेल्स हुआ नहीं, नेक्स्ट ईयर बेचेंगे, मतलब ये उसका क्लोजिंग स्टॉक है अभी भी। मैंने 10 रुपया परचेज, 12 रुपया सेल्स दिखाया, 2 रुपया प्रॉफिट बुक कर लिया, इसने 12 रुपया परचेज दिखाया, बट इसका अभी तक सेल्स हुआ नहीं, तो वो 12 रुपया 12 ही क्लोजिंग स्टॉक बन गया। ध्यान से, 12 रुपया का परचेज वैसा का वैसा क्लोजिंग स्टॉक बन गया। अब ध्यान से मेरा बात सुनो, जब एंटिटी अपना परफॉर्मेंस चेक करेगी, अगर तुम डिपार्टमेंट ए प्लस बी जोड़ोगे, ए के बुक्स में 2 रुपए का जीपी, बी के बुक्स में नो जीपी, बिका नहीं है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट एंटिटी में दिखेगा, बट एक्चुअल में तुमको पता है एंटिटी का तो कोई भी प्रॉफिट हुआ ही नहीं। सर कैसे नहीं हुआ? 10 का गुड्स 12 में बिका। अरे बाहर वाले को थोड़ी बिका मेरे भाई, वो तो भाई आपस में खेल रहे हैं। जब भाई आपस में खेल रहे हैं तब एंटिटी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है।
ये तो नोशनल गेन है। ये तो तब गेन होगा ना जब 12 में एक्चुअली बाहर को बेचा जाए। जब तक बाहर बेचे ही नहीं तब तक अपने बीच में कितना ही प्रॉफिट जोड़ो ना, उसका क्या मतलब है। तो मैंने 10 रुपए का गुड्स 12 में दिया, 2 का जीपी दिखा लिया, वो 12 का गुड्स उसका 12 का क्लोजिंग स्टॉक ही पड़ा है, अभी तक बिका नहीं। अगर हम डिपार्टमेंट ए प्लस डिपार्टमेंट बी करेंगे तो जीपी 2 रुपए का, जबकि एक्चुअल में एंटिटी ने 1 रुपया भी कमाया नहीं है क्योंकि ये गुड्स बिका ही नहीं है। यही जो 2 रुपए का प्रॉफिट है ना, जो डिपार्टमेंट ए ने इंक्लूड कर लिया बट अभी तक कमाया नहीं गया है, इसको हम लोग बोलते हैं अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व। क्या बोलते हैं? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट या स्टॉक रिजर्व। ये वो पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है जो डिपार्टमेंट ने ऐड किया था बट जो अभी तक एंटिटी को रियलाइज नहीं हुआ है, बिकॉज द गुड्स हैव नॉट बीन सोल्ड टू द अल्टीमेट कस्टमर। पहले मेरे को बात बताओ, अगर इस डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल से कंपनी का प्रॉफिट रिकंसाइल करना हो, कंपनी का प्रॉफिट रिकंसाइल करना हो, क्या मैं ऐसे बोल दूं 2 रुपए का डिपार्टमेंट ए को प्रॉफिट, बी को 0 का प्रॉफिट इक्वल टू कंपनी का प्रॉफिट 2 रुपया? आंसर इज नो सर, कंपनी का प्रॉफिट 0 है। ये जो 2 का प्रॉफिट है ये अभी अनरियलाइज्ड है। आप अभी इसको एंटिटी के प्रॉफिट में दिखा के शेयर होल्डर को गुणगान नहीं कर सकते हैं। और यही स्टॉक रिजर्व या अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना है। तो देख, मैंने बात क्या की, अनरियलाइज या स्टॉक रिजर्व का कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब कुछ चीजें सैटिस्फाई हो। पहला, जो गुड्स ट्रांसफर हुआ है, गुड्स ट्रांसफर वो कॉस्ट पे नहीं हुआ है, प्रॉफिट जोड़ के किया गया है। अगर प्रॉफिट जोड़ा ही नहीं तो फिर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का कोई चक्कर नहीं आएगा। तो मैंने 10 का गुड्स 12 पे ट्रांसफर किया था, 12 पे, तो मैंने प्रॉफिट जोड़ के ट्रांसफर किया। दूसरा, जो ट्रांसफरी डिपार्टमेंट है, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, इसके पास अभी भी उस गुड्स का कुछ पोर्शन बचा हुआ है या वो गुड्स बचा हुआ है। अगर ट्रांसफरी ने सारा गुड्स बेच दिया तब तो ये अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं, रियलाइज हो गया, आप अपना प्रॉफिट दिखा दो, एंटिटी का भी दिखाना है प्रॉफिट। बट अगर इसने गुड्स सेल नहीं किया ट्रांसफरी ने, तब ये प्रॉफिट अभी दिखाया नहीं जा सकता। इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, नॉट टू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट। ए बोलेगा 2 रुपया का कमाई हो चुका है, ए उस पे स्थिर रहेगा क्योंकि डिपार्टमेंट ए के मैनेजर को कमीशन चाहिए। बट कंपनी बोलेगा मेरे लिए ये कमाई नहीं है, तुम छोटे सोचते हो, हम बड़ा सोचते हैं, हमारी कमाई तब होगी जब ये कस्टमर को बिकेगा। तो जब कंपनी का प्रॉफिट निकालोगे फ्रॉम डिपार्टमेंटल प्रॉफिट से कंपनी का प्रॉफिट रिकंसाइल करोगे, तब इस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखें 2 कंडीशन। पहला, goods were transferred after adding certain profit. Number 2, a portion of these goods are still remaining in the unsold stock or closing stock of the transferee department. तभी ये स्टॉक रिजर्व के बारे में सोचना है, अदरवाइज सोचने का जरूरत नहीं है। पहले बताओ बात समझ में? एग्जाम्पल से क्लियर करने का ट्राई किया, होप आपको अब क्लियर हो जाए। पढ़ते हैं थोड़ा सा। It refers to unrealized profit included in unsold stock lying with transferee department. The concept of stock reserve will arise only when the following conditions are satisfied. Number 1, goods were transferred after adding certain profit by transferor. कुछ profit जोड़ के ट्रांसफर हुआ। A portion of such goods still lies unsold with the transferee department. इस गुड्स में से कुछ पोर्शन ऑफ गुड्स अभी भी अनसोल्ड पड़े हैं, यानी वो बिका नहीं है। तो वो जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन हुआ है वो 12 रुपए पर होके रखा है, जबकि कंपनी के लिए उसका वैल्यू कितना है? 10 रुपया है। तो यही अनरियलाइज्ड प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टॉक रिजर्व बोलेंगे। पहले बताइए बात क्लियर है? क्वेश्चन, स्टॉक रिजर्व हम लोग कंप्यूट कैसे करेंगे? स्टॉक रिजर्व कंप्यूट करने के लिए टोटल 3 चीजें हमको चाहिए। 3 चीजें। पहला, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक कितना है क्वेश्चन में हमेशा दिया हुआ रहेगा। ट्रांसफरी का, हर डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? सबसे पहला। दूसरा, इस क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफरर का कितना गुड्स है? फिर बोल रहा हूं, इस क्लोजिंग स्टॉक में ट्रांसफरर का कितना गुड्स है? सर सारा गुड्स ट्रांसफरर से नहीं आता, जरूरी नहीं है। हो सकता है ट्रांसफरी डिपार्टमेंट कुछ बाहर से भी खरीदता हो। मैंने बोला ट्रांसफरी इज डिपेंडेंट ऑन ट्रांसफरर, बट सिर्फ इसी से ले जरूरी थोड़ी है। हमको अपना प्रोसेस करने के लिए भी तो कुछ गुड्स, कुछ कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, तो वो सारा भी तो कॉस्ट स्टॉक में इंक्लूड होगा। तो हमको पहला चेक करना है ट्रांसफरी के पास टोटल स्टॉक कितना बाकी, क्लोजिंग स्टॉक। नंबर 2, इसमें इस क्लोजिंग स्टॉक जो टोटल कॉस्ट है
है उसमें ट्रांसफर डिपार्टमेंट का कितना पोर्शन है। नंबर 3, इस पर ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट जोड़ा था, इस पर ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट जोड़ा था। ये तीनों जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा निकलेगा स्टॉक रिजर्व का अमाउंट, जो अभी भी क्लोजिंग स्टॉक के अंदर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इंक्लूडेड है। तो मैंने 3 चीज बोला, वापस रिपीट कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफर, कितना क्लोजिंग स्टॉक है। नंबर 2, इस स्टॉक में ट्रांसफर डिपार्टमेंट का कितना पोर्शन है। नंबर 3, उस पर ट्रांसफर डिपार्टमेंट ने कितना जीपी ऐड किया था। सेलिंग प्राइस, ध्यान रखना सेलिंग प्राइस, जीपी ऑन सेल्स, वो तीनों मेरे को चाहिएगा। अब नॉर्मली क्या होता है ये हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, ये 80% टाइम्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, और ये 50% टाइम्स क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, 50%। तो सर अगर दिया हुआ रहेगा तब तो सब फटाफट मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। आंसर इज यस। इस बार का जो क्वेश्चन आया है उसमें भी कुछ ऐसा ही है, बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। बट अगर नहीं दिया हो तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहले मैं बात करता हूं इसकी, जीपी की बात करता हूं। ये जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे ट्रांसफर डिपार्टमेंट का। एकदम बेसिक, उसका ट्रेडिंग अकाउंट लो, ट्रेडिंग अकाउंट ट्रांसफरर का, जिसने गुड्स भेजा है, मान ले ए ने बी को भेजा, तो ए का ट्रेडिंग अकाउंट लो, जीपी होगा, सेल्स होगा, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। बट अब ध्यान क्या रखना है, एकदम बेसिक समझ लो। जीपी बाई सेल जब भी करोगे, तुमको क्लास में एक फॉर्मूला सिखाया था, जितना कमाया डिवाइडेड बाई जिस पर कमाया। जिस पर कमाया से मेरा मतलब है सारी सेल्स पर आप प्रॉफिट कमाओ, ऐसा हर बार जरूरी नहीं होता है। नॉर्मली हम लोग अज्यूम करते हैं, जब कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग यही अज्यूम करते हैं कि भाई सेम प्राइस में बाहर वाले को भी बेचा है, सेम प्राइस में इसको बेचा है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर, तो जीपी का रेशियो दोनों में सेम है, तो जीपी बाई टोटल सेल्स इंटू 100 कर देते हैं। बट मान लो जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन दिखाया था, उसमें था क्वेश्चन में परचेज्ड गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर करता है, फिनिश्ड गुड्स यूजुअल सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर करता है। अगर आपका गुड्स अलग अलग प्राइस पे ट्रांसफर हो रहा है तो जब जीपी बाई सेल्स करके काम करोगे, हमेशा ध्यान रखना जिस सेल्स पर प्रॉफिट कमाया गया है उसी सेल्स को वहां पर इंक्लूड करना, सारी सेल्स को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। बाहर वाले को बेचा, उस पर तो कमाया ही है। इंटर डिपार्टमेंटल में परचेज गुड्स कॉस्ट पे ट्रांसफर हुआ था तो उस पर कुछ नहीं कमाए थे। फिनिश गुड्स सेलिंग प्राइस पे ट्रांसफर हुआ, उस पे कमाए, तो मेरा यहां सेल्स में आएगा एक्सटर्नल सेल्स प्लस फिनिश गुड्स का ट्रांसफर, परचेज गुड्स का ट्रांसफर आएगा नहीं। मैं उस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो जब भी आप जीपी परसेंटेज निकालोगे, मैंने फॉर्मूला सिखाया था, ट्रांसफर डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग देखो, कितना कमाया यानी जीपी कितना है डिवाइडेड बाई किस पर कमाया, ये जीपी किस पर जोड़ के उसने कमाया है। इस पर बहुत ध्यान रखना है, बच्चे अक्सर इस जगह पे गलती करते हैं जो कि होना नहीं चाहिए। तो 50% टाइम क्वेश्चन बता देता है कितना पे ट्रांसफर किया, कितना प्रॉफिट जोड़ के। अगर बता दिया तो सीधा वो रेट यूज करेंगे, नहीं बताया तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से जीपी परसेंटेज निकाल के यूज करेंगे। जीपी किसका, जिसने जोड़ा, किसने जोड़ा, ट्रांसफरर ने जोड़ा। तो सबसे पहला मेरे को लगता है जीपी परसेंटेज क्लियर है। आप लिख सकते हो मेरी लैंग्वेज में, जो मैंने क्लास में पढ़ाया था, कितना कमाया डिवाइडेड बाय किस पर कमाया। डन है बात। दूसरा, सर अगर ये इस क्लोजिंग स्टॉक में कितना परसेंटेज गुड्स है सामने वाले का ये बताया हुआ रहे, तब तो सारा मल्टीप्लाई कर देंगे। सर अगर ये ना दिया हो तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको चेक करना होगा ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, ट्रांसफरी जिसका क्लोजिंग स्टॉक आप चेक कर रहे हो, उसके पास उसने इस साल टोटल कितना खर्चा किया है गुड्स के लिए, यानी उसका जो क्लोजिंग स्टॉक या गुड्स का कॉस्ट है, उस गुड्स के कॉस्ट के एलिमेंट को ट्रेडिंग अकाउंट में चेक करना पड़ेगा। अगर कॉस्ट एलिमेंट की बात करूं तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में दिखेगा। कौन से साइड में, डेबिट साइड में दिखेगा। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाके चेक करो इस साल जो एंटिटी, जो डिपार्टमेंट है ट्रांसफरी डिपार्टमेंट, उसको कहां कहां कॉस्ट इनकर किया है, जो कॉस्ट उसके क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होता है। नॉर्मली परचेजेस का कॉस्ट, वेजेस का कॉस्ट, इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर से जो गुड्स आया उसका कॉस्ट, ये सारा कॉस्ट ऐड करो। अब इस टोटल कॉस्ट में कितना पोर्शन कॉस्ट सामने वाली डिपार्टमेंट का है उसका प्रोपोर्शन चेक कर लो। मान लो सिंपल बात कर रहा हूं, डिपार्टमेंट बी की कॉस्ट में परचेज, आउटसाइड परचेज 2 लाख,
वेजेस 1 लाख, आईडीटी परचेज जो ए से आया 1 लाख, तो टोटल कॉस्ट हो गया 2 लाख प्लस 1 लाख 3 लाख प्लस 1 लाख 4 लाख। 4 लाख में आईडीटी का पोर्शन कितना है 1 लाख। तो अगर तुमको ये निकालना पड़े कि सामने वाले का कितना प्रोपोर्शन कॉस्ट है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख इंटू 100 दैट इज 75%। तो अगर क्वेश्चन में ये ना बताए कि इस टोटल क्लोजिंग स्टॉक में सामने वाले का कितना है, तो हम लोग ट्रांसफरी डिपार्टमेंट का कॉस्ट कंपोजिशन चेक करेंगे। हम लोग चेक करेंगे इस साल टोटल कितना कॉस्ट इनकर किया ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, उसमें से कितना प्रोपोर्शन ऑफ कॉस्ट आईडीटी से रिलेटेड है, वो हमारा अगर प्रोपोर्शन निकाल लिया जाए तो ये परसेंटेज निकल जाएगा। ध्यान रखना है प्रोपोर्शन निकालते समय ओपनिंग स्टॉक वाले कॉस्ट को मत कंसीडर कीजिएगा, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक से हम लोग ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करके अलग करेंगे तो हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि वो प्रॉफिट हमने कमा लिया, यानी ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी सेल हो चुका है, उसका क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी कॉस्ट इंक्लूजन नहीं है। तो जब भी आप ये परसेंटेज कैलकुलेट करें कभी भी ओपनिंग स्टॉक के कॉस्ट को इंक्लूड ना करें। इंस्टीट्यूट ने बोला फीफो अज्यूम करो, मतलब क्लोजिंग स्टॉक में जो माल पड़ा है वो इस साल के कॉस्ट से बना हुआ है, वो पुराने वाले साल का नहीं है। तो ये फीफो अज्यूम करके इस साल का टोटल कॉस्ट कितना लगा वो निकालेंगे, कितना कॉस्ट आईडीटी का है वो चेक करेंगे, आईडीटी डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100 करेंगे, मेरे को परसेंटेज मिल जाएगा। तो 3 चीज मेरे को चाहिए, ट्रांसफरी डिपार्टमेंट का क्लोजिंग स्टॉक, नंबर 2 इस क्लोजिंग स्टॉक में कितना पोर्शन ऑफ स्टॉक उसका है ट्रांसफरर का है, नंबर 3 उस पे कितना प्रॉफिट जोड़ा था ट्रांसफरर ने। तो जीपी निकालना सिखाया, कितना कमाया डिवाइडेड बाय किसका कमाया, जीपी किसका निकालोगे ट्रांसफरर का, जिसने भेजा है उसने जोड़ा था प्रॉफिट, और फिर आपको चेक करना पड़ेगा कितना परसेंटेज ऑफ स्टॉक बिलोंग्स टू दी ट्रांसफरर। ये मैंने नीचे लिखा है, if percentage goods belonging to transferer department in opening or closing stock of transferer is not given, if percentage goods belonging, एक सेकेंड ये शायद रिवर्स हो गया, if percentage goods belonging to transferer in closing stock of transferee is not given, it can be calculated using the cost composition in the trading account of transferee department। देख क्या लिखा, cost of goods received from transferer divided by total cost of goods incurred during the year excluding opening stock। opening stock मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि मैं फीफो अज्यूम करता हूं, मैं ओपनिंग स्टॉक रिजर्व का प्रॉफिट रियलाइज्ड मानता हूं, इसीलिए मैं उसको इंक्लूड नहीं करूंगा। जब वो माल बिक चुका है, प्रॉफिट रियलाइज हो चुका है, तब वो क्लोजिंग स्टॉक में उसका कॉस्ट आ नहीं सकता। डन है बात। तो स्टॉक रिजर्व में मैंने तुमको क्या सिखाया, नंबर 1 सिखाया 2 कंडीशन होना चाहिए, पहला गुड्स ट्रांसफर हुआ था आफ्टर एडिंग प्रॉफिट, नंबर 2 कुछ पोर्शन ऑफ स्टॉक अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है ट्रांसफरी के। 3 चीज चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ट्रांसफरी, टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना है, नंबर 2 इस क्लोजिंग स्टॉक के अंदर ट्रांसफरर का कितना पोर्शन है, सामने वाले का कितना पोर्शन है, नंबर 3 कितना जीपी ऐड किया था ट्रांसफरर ने। अगर ये तीनों मिल जाएगा तो आप स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर सकते हो। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा दिया रहेगा, बट बैलेंस 2 चीज आपको कैलकुलेट करना पड़ सकता है। जीपी का फॉर्मूला कितना कमाया डिवाइडेड बाय किस पर कमाया, परसेंटेज निकालने का तरीका कॉस्ट कॉम्पोजिशन चेक करो, टोटल कॉस्ट कितना है उसमें से आईडीटी का कॉस्ट कितना है, वो प्रोपोर्शन निकाल लो, यू विल गेट योर आंसर। डन है बात। अब सर स्टॉक रिजर्व को हम लोग किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे। सबसे पहला बात, स्टॉक रिजर्व को कभी भी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल में मत लेना अनलेस द क्वेश्चन सेज, क्योंकि स्टॉक रिजर्व हो गया वो प्रॉफिट जो कंपनी ने अभी तक कमाया नहीं है बट डिपार्टमेंट ने दिखा दिया। डिपार्टमेंट जब अपनी परफॉर्मेंस कैलकुलेट करेगा वो बोलेगा सर हमने गुड्स बेच दिया है, ये तो हमारा प्रॉफिट होना चाहिए। तो अनलेस अदरवाइज स्टेटेड स्टॉक रिजर्व कभी भी डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल से नहीं हटेगा, वो हमेशा जनरल पीएल से हटाया जाएगा। ध्यान से, ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, ओपनिंग स्टॉक मतलब लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक जो इस साल सेल होगा, ओपनिंग स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो जनरल पीएल में क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में ये जो प्रॉफिट हम कमा चुके हैं, इस साल कमा लिया बेच के, क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है, क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व है वो जनरल पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। सर क्लोजिंग स्टॉक में भी निकालना पड़ेगा, ओपनिंग स्टॉक में भी निकालना पड़ेगा। हाँ मेरे भाई, ये बिजनेस प्रोसेस है, ये तो हर साल सेम तरीके से चल रहा है। तो लास्ट ईयर भी तो यही प्रॉब्लम हुआ होगा, कुछ पोर्शन ऑफ माल ट्रांसफरर का होगा जिस पर हमको स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करना पड़ा होगा, तो ये हर साल का प्रॉब्लम है। तो ओपनिंग स्टॉक पे भी स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करेंगे और जनरल पीएल के क्रेडिट साइड में बैठाएंगे, अज्यूमिंग ये हमने रियलाइज कर लिया। क्लोजिंग स्टॉक पे स्टॉक रिजर्व करेंगे, जनरल पीएल के डेबिट साइड में बैठाएंगे, क्योंकि ये
ये हमने अभी तक रियलाइज नहीं किया। हम लोग इसको डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग पीएल में नहीं दिखाएंगे जब तक क्वेश्चन खुद ना बोल दे कि तुम डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएल में दिखाओ, अदरवाइज हम लोग हमेशा जनरल पीएल में दिखाएंगे। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट के प्रॉफिट से कंपनी के प्रॉफिट का रिकंसिलिएशन कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ने तो बोला बेच दिए, बट कंपनी ने बोला अभी तक बिका नहीं है, तुमने आपस में गेम्स खेला है, आपस में गेम खेलने से मेरे लिए कोई फायदा नहीं है, बाहर वालों को बेचोगे तभी मेरा प्रॉफिट होगा। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व आएगा क्रेडिट साइड ऑफ जनरल पीएल और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आएगा डेबिट साइड ऑफ जनरल पीएल। मैंने नीचे लिखा भी है, stock reserve is not shown in departmental trading and PL account as on standalone basis. The transferor department has sold the goods and so its profit shall reflect the profit, reflect such profit. क्योंकि उसने स्टैंड अलोन बेसिस पे गुड सेल कर दिया तो उसका मैनेजर बोलेगा ये तो मेरा कमाई है सर, आपको ये कमाई को भी देखना पड़ेगा, ये हमारी परफॉर्मेंस का इंटीग्रल पार्ट है। पहले बताइए क्या स्टॉक रिजर्व का सारा कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल 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 क्लियर है? प्लीज एक बार जो मैंने ये वाला पार्ट डिस्कस किया आपके साथ, आपकी कॉपी में सब लिखा होगा, चेक कर लो, ये वाला पार्ट एक बार 10 मिनट का टाइम देके सब कुछ रिवाइज करो, फिर मैं आरटीपी में का क्वेश्चन कराऊंगा, फिर हम लोग स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट पढ़ेंगे। मैं पॉज कर रहा हूं, आप भी पॉज करो, 10 मिनट सारा अच्छे से आप पढ़ो वापस, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे और स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट करेंगे। डन? सच में पॉज करना और रिवाइज करना। हम लोग रिवाइज एग्जाम के लिए कर रहे हैं, जैसे बोल रहा हूं वैसे करोगे तो एग्जाम में बहुत फायदा होगा। मैं अलग अलग तोड़ के वीडियोस नहीं बना रहा हूं ताकि एक ही जगह पे आपको सारा मिल जाए। तो मैं भी पॉज करता हूं, तुम भी पॉज करो। चलिए, मैंने भी ब्रेक ले लिया, आपने भी ब्रेक ले लिया होगा और आपने सारा रिवाइज कर लिया होगा अच्छे से। अब सबसे पहले हम लोग अभी तक जो डिस्कस किया उस पर एक क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर मैं आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पार्ट से आपको देखना है वो बताऊंगा और डिपार्टमेंटल स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट अपने डिस्कस करेंगे। करें? थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट टाइम को ना देखें, यूट्यूब के वीडियो में टाइम को मेजर ना करें, जिस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं आई अश्योर एक बार अच्छे से सुनो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो थोड़ा सा टेक्निकल जा रहा हूं बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पढ़ता हूं क्वेश्चन। देयर इज ट्रांसफर और सेल अमॉन्ग 3 डिपार्टमेंट्स एज बिलो। ट्रांसफर और सेल हुआ है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में। डिपार्टमेंट एक्स सेल्स गुड्स टू डिपार्टमेंट वाई एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। एक्स डिपार्टमेंट वाई को गुड्स बेच रहा है, सेल कर रहा है, 25% प्रॉफिट जोड़कर। किस पर 25%? कॉस्ट पर। हमेशा समझाता था कॉस्ट पर अगर प्रॉफिट दिया है तो उसको सेल्स यूनिट पे कन्वर्ट कर लो। 1/4 ऑन कॉस्ट मतलब 1/5 ऑन सेल्स, तो मैंने ये कन्वर्ट कर लिया 1/5 ऑन सेल। एंड टू डिपार्टमेंट Z एट 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। Z को भेजता है 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट पर, वापस कन्वर्ट करो 1/5 ऑन कॉस्ट इज 1/6 ऑन सेल। तो Y को गुड सेंड किया, Z को गुड सेंड किया। आगे Y सेल्स गुड्स टू X एंड Z। Y X और Z को सेल करता है एट अ प्रॉफिट ऑफ 15 और 20% ऑन सेल्स रिस्पेक्टिवली। ये प्रॉफिट ऑन सेल्स ही दे दिया, 15% 20%। Y X को सेल करता है 15% जोड़ के, Z को सेल करता है 20% जोड़ के। डिपार्टमेंट Z चार्जेस 20% एंड 25% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट टू डिपार्टमेंट X एंड Z। यानी यहां पे X Y Z तीनों ही आपस में गुड्स लेन देन कर रहे हैं। X Y Z को दे रहा है, Y X Z को दे रहा है, Z X Y को ले रहा है, यानी साइमल्टेनियस बेच भी रहा है खरीद भी रहा है। फिर से प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 1/5 ऑन कॉस्ट 1/6 ऑन सेल, 1/4 ऑन कॉस्ट 1/5 ऑन सेल। डन है बात? आगे डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आर इंटाइटल्ड टू 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मैनेजर का कमीशन 10% ऑन नेट प्रॉफिट सब्जेक्ट टू अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स बीइंग एनिमिलेटेड। बोल रहा है ये जो नेट प्रॉफिट आप निकालोगे, नेट प्रॉफिट, इससे अनरियलाइज्ड प्रॉफिट जो है, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन डिपार्टमेंटल सेल्स, आपने गुड सेल किया तो सामने वाले को ऊपर प्रॉफिट जोड़ के बेचा, अगर उसमें से कुछ प्रॉफिट अभी भी अनरियलाइज्ड है तो उसको एलिमिनेट करना होगा। यानी इस बार जो डिपार्टमेंटल मैनेजर का कमीशन है वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से नहीं, अपना प्रॉफिट माइनस जो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अभी भी उसका जुड़ा हुआ है, जो उसने दूसरे पर जोड़ा, उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उस पर 10%। आगे
डिपार्टमेंटल प्रॉफिट्स आफ्टर चार्जिंग मैनेजर कमीशन बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट आर एज अंडर। ध्यान से, डिपार्टमेंटल का प्रॉफिट दिया हुआ है डिपार्टमेंट्स का आफ्टर मैनेजर कमीशन, यानी मैनेजर कमीशन चार्ज हो चुका है, बट बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। हम लोगों को बोला कमीशन देना है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बट ये तो देखो बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट उसने कमीशन बाद दे दिया है, और प्रॉफिट तुमको दे दिया 180, 135 और 90,000। मेरे को ध्यान से सोच के बताओ, मैनेजर कमीशन देना था ऑन प्रॉफिट आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, बट यहां पे तो इन्होंने क्या कर दिया, बिफोर एडजस्टमेंट ही कमीशन माइनस कर दिया। सही की गलत? गलत हो गया। ध्यान से पूछ रहा हूं, ध्यान से बताना। ये नेट प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर कमीशन चार्ज हो चुका है 10%, तो मैं बोलूं 100 में से अगर 10% चार्ज हो चुका है कमीशन, तो ये कितना टक्का है? 90%। ये 90% ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिपार्टमेंट है। अगर मैं तुमसे पूछूं इनका प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड बिफोर एडजस्टमेंट ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, तो कैसे निकालोगे? सर 180 इज इक्वल टू 90, तो टोटल प्रॉफिट बिफोर कमीशन इज 180 बाई 90%, 135 बाई 90% और 90 बाई 90%। सबसे पहला हम लोगों को काम ये करना पड़ेगा कि उन्होंने गलत प्रॉफिट पर कमीशन प्रोवाइड कर दिया, हमको पहले प्रॉफिट रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है। स्टॉक लाइंग एट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आर एज अंडर। तीनों डिपार्टमेंट में कुछ स्टॉक बचा हुआ है, उसके बारे में कुछ बोला। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स, ट्रांसफर फ्रॉम एक्स मतलब एक्स ने भेजा, और ये वाई और जेड में स्टॉक पड़ा हुआ है अभी भी 75,000 और 57, यानी ये वो पोर्शन ऑफ, ये वाई जेड का टोटल क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, ये वो पोर्शन ऑफ स्टॉक है जो उसको एक्स से रिसीव हुआ था। अगर एक्स से ये गुड्स रिसीव हुआ था और अभी तक ये बेचा नहीं गया है, तो क्या इस अमाउंट के अंदर कुछ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट होगा? यस सर, क्योंकि एक्स ने प्रॉफिट जोड़ के बेचा था। क्या आप अनरियलाइज्ड प्रॉफिट निकाल पाओगे? एक्स ने कितना जोड़ा? सर निकाल पाएंगे। ऊपर आपको दिया हुआ है प्रॉफिट, ऊपर आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है। एक्स जब वाई को बेचा था तो प्रॉफिट जोड़ा था 1/5 ऑन सेल्स, तो इंटू 1/5 15,000। एक्स जब जेड को बेचा था तो प्रॉफिट जोड़ा था 1/6 ऑन सेल इंटू 1/6। आप कैलकुलेट कर लो, 6 9 54, 6 5 30, 9,500 आएगा, तो ये 15,000 और 9,500 हो गया 24,500। कुछ और आए तो प्लीज चेक कर लेना, मैंने ऐसे ही अपना कैलकुलेशन किया। 6 9 54, 6 5 30, ठीक है, 9.5, ठीक है, मेरे हिसाब से सही होगा। ट्रांसफर फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई, एक्स के पास पड़ा है 70,000 का गुड्स, जेड के पास पड़ा है 60,000 का गुड्स। ये वो पोर्शन ऑफ स्टॉक है एक्स और जेड के पास जो उनको वाई से मिला। क्या वाई ने इसमें कुछ प्रॉफिट जोड़ा था? यस सर। सर वाई प्रॉफिट जोड़ता है 15% ऑन सेल्स एंड 20% ऑन सेल्स रेस्पेक्टिवली। सर आप यहां सेल्स वाला प्रॉफिट क्यों ले रहे हो? वाई के लिए तो ये सेलिंग प्राइस है ना, वाई का गुड्स एक्स के पास पड़ा है जिसकी वैल्यू है 70,000, एक्स के लिए कॉस्ट है बट वाई के लिए तो सेलिंग प्राइस हुआ। तो वाई के जो प्रॉफिट जोड़ा हुआ है वो कितना है? एक्स के अंदर 15% का प्रॉफिट, जेड के अंदर 20% का प्रॉफिट। कैलकुलेट करो खुद से, ये 12,000, 10,500, मेरे हिसाब से 22,500। आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। ट्रांसफर फ्रॉम जेड, जेड ने ट्रांसफर किया, उसका क्या क्या बचा हुआ है? एक्स के पास 30,000, वाई के पास 25,000, ये गुड्स बचा हुआ है। जेड प्रॉफिट जोड़ता है 1/6 इधर, 1/5 इधर, इसका 1/6 हो गया 5,000, इसका 1/5 हो गया 5,000, तो टोटल हो गया 10,000। ये तीनों डिपार्टमेंट का जो जोड़ा हुआ प्रॉफिट है जो अभी भी अनरियलाइज्ड है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। एक्स प्रॉफिट जोड़ा था वाई और जेड पर, तो एक्स का कितना गुड्स वाई और जेड के पास है वो दिया हुआ है 75 57, उसके ऊपर हमने मारा प्रॉफिट रेशियो और निकाल दिया। सर यहां पे वो नहीं आपने मल्टीप्लाई किया कितना प्रोपोर्शन एक्स का है, वही तो बता दिया डायरेक्टली कि इतना गुड्स हम लोगों को एक्स से मिला था, तो ये तो पूरा 100% एक्स से ही मिला था, तो हमने उसका स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट कर लिया। सबसे पहला काम था एक्स डिपार्टमेंट का कितना अनरियलाइज्ड प्रॉफिट अभी भी जुड़ा हुआ है दूसरे डिपार्टमेंट में, वाई का कितना, जेड का कितना। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट करेक्ट डिपार्टमेंटल प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर्स कमीशन। बोल रहा है करेक्ट डिपार्टमेंट प्रॉफिट कैलकुलेट करके दो। बिल्कुल सिंपल बात है, इधर लिख रहा हूं मैं, आप भी ध्यान दे। एक्स वाई जेड, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बट बिफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर कमीशन बट बिफोर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट कितना दिया हुआ है?
180, 135, 90। इसमें कमीशन माइनस हो चुका है बट अनरियलाइज्ड प्रॉफिट माइनस नहीं हुआ, गलत है ये। हमको पहले इसको बिफोर कमीशन ले जाना है। अगर ये 90% के हिसाब से है तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा बताना। प्रॉफिट बिफोर कमीशन सर ये 180/90 2 लाख, 135/90 1.5 लाख, 90,000/90 1 लाख। प्लीज आप चेक कर ले। ये हो गया प्रॉफिट बिफोर कमीशन एंड अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अब मेरे को बताओ क्या बोला गया है कमीशन के लिए। 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। अनरियलाइज्ड प्रॉफिट मैंने ऑलरेडी निकाल लिया, -24,500, 22,500, 10,000। तो ये आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 175,500, 127,500 और 90,000। इसके ऊपर 10% कमीशन, 10% 17,550, 12,750 और 9,000। अब आप कैलकुलेट खुद से कर लीजिए कि प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन कितना होगा। माइनस करके कैलकुलेट कर लो, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर कमीशन मिल जाएगा। चेक करा दूं आपको आंसर एकदम बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 12 का बी। क्वेश्चन 12 का बी। सबसे पहले प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट आफ्टर मैनेजर्स कमीशन 180, 135, 90। एड बैक मैनेजर कमीशन 1/9, 1/9 मतलब 90 डिवाइडेड बाय 90%। ये ऐड कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आ गया 2 लाख, 1.5 लाख, 1 लाख। इससे मैं पहले माइनस करूंगा अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 24,500, 22,500, 10,000। तो मेरा प्रॉफिट आफ्टर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 175,500, 127,500, 90। इसका 10% कैलकुलेट किया और मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। डन है क्या बात। ये क्वेश्चन आपको आरटीपी में दिया गया है मई 2020 का। मेरे हिसाब से अभी तक जो डिस्कस किया वो आपका रिवीजन हो जाना चाहिए। कुछ क्वेश्चन में आपको इस पोर्शन से, अभी तक जो पढ़ा है उस पोर्शन से बोल रहा हूं, प्लीज 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 इसको देखें और आपको ये रिवाइज करने हैं अच्छे से। एक एक करके बताता हूं, शुरू से आ जाता हूं। ये मेरी बुक के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो क्वेश्चन थे मेरी बुक के, ये तो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जो अभी भी 5 मार्क का दिया। कम आते हैं बट आते हैं तो पूरा 5 में 5 मिलना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आएंगे, एकदम लास्ट में आएंगे। नेक्स्ट ओमेगा वाला क्वेश्चन अच्छा था। ये अपोर्शनमेंट के लिए क्वेश्चन है। अपोर्शनमेंट के लिए आपको इंस्टीट्यूट की मटेरियल में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या तो करंट या पुराना प्रैक्टिस मैनुअल में या फिर कोई आरटीपी में ये क्वेश्चन दिख जाएंगे। ये ओमेगा वाला क्वेश्चन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम व्यू पॉइंट ऑफ अपोर्शनमेंट। नेक्स्ट ये काम का नहीं है, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था। डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पे कुछ गुड सेल किया गया है, डिस्काउंटेड सेलिंग प्राइस पे, ये आपको ध्यान से काम करने का है। इस पर हमने क्या सीखा था, पहले सबको नॉर्मल लाके जीपी निकाल लो, फिर डिस्काउंट को माइनस कर दो। एक क्वेश्चन पक्का करना ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईडीटी का बेसिक क्वेश्चन करना चाहो तो कितना ही कर लो, कमी नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन है। एक ये वाला करना जो हमने डिस्कस किया आज, रिटर्न्स में जिसका गलती होता था, जरूर से करना है आपको। फिर उसके बाद ये कमीशन वाला जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, सेम क्वेश्चन अपनी बुक में भी है, इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी है, ये आप कर सकते हो, आरटीपी से करवा दिया मैंने। फिर उसके बाद 3 डिपार्टमेंट का आईडीटी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद है, आई जे को बेचता है, जे के को बेचता है। इस क्वेश्चन में सबसे पहला अच्छा बात था कितना ट्रांसफर हुआ है बताया नहीं है, तो हमने क्या किया, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस दिया हुआ है, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया कि कितना गुड्स नहीं है, दिख नहीं रहा है आई के ट्रेडिंग अकाउंट में, वो गुड्स उसने पक्का ट्रांसफर किया होगा जे को, तो उस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे प्रॉफिट ऐड करके सेल्स निकाला, जीपी निकाला। फिर जे का ट्रेडिंग अकाउंट चेक किया कितना गुड्स मिसिंग है जो उसने के को दिया होगा, कितना के को दिया, उसका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट ऐड करके सेल्स निकाल लिया। के का सब कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ था। आईडीटी निकालते समय के गुड्स में जे का प्रॉफिट सबको पता है, जे के गुड्स में आई का प्रॉफिट सबको पता है, बट के वाले गुड्स में भी आई का प्रॉफिट है, ये चीज हमने सीखा था, क्योंकि आई ने बनाकर जे को दिया, जे ने उसको प्रोसेस करके के को दिया,
तो जे के गुड्स में आई का ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो के गुड्स में आई का भी इंक्लूडेड है, जे का भी इंक्लूडेड है। ध्यान देना था, ये हमने सीखा था। ये क्वेश्चन पक्का देख के जाए, पक्का 100% एग्जाम के लिए बहुत रेलिवेंट है। सीए सीए में दोनों, मैंने दोनों को करवाया है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन सीएमए इंस्टीट्यूट का फेवरेट क्वेश्चन, जहां परचेस कॉस्ट का अपोर्शनमेंट करते थे हम लोग डिपार्टमेंट में। आपने क्लास में बैठकर गलती की थी, यूनिट्स के हिसाब से परचेस कॉस्ट को बांट दिया था। मैंने बोला था ये सही नहीं है, क्योंकि अगर सेलिंग प्राइस अलग अलग है, जीपी परसेंटेज सेम है, तो कॉस्ट भी अलग अलग होना चाहिए। बट आपने अगर रेशियो यूनिट्स की रेशियो में बांट दिया तो आपने अज्यूम कर लिया कि कॉस्ट तीनों का सेम है। हमने क्या किया था, दो तरीका आपको सिखाया था। पहला तरीका तो तुमको सिखाया था, कैलकुलेट कर लो पहले जीपी रेशियो। जीपी रेशियो कैसे, इन गुड्स का परचेस प्राइस आपको दे दिया, इन्हीं गुड्स का सेलिंग प्राइस भी आप कैलकुलेट कर लो, सेल्स माइनस कॉस्ट करोगे आपका जीपी आएगा, उससे जीपी परसेंटेज निकल जाएगा। एक बार जीपी परसेंटेज निकल गया तो सेल्स से जीपी परसेंटेज माइनस करोगे, कॉस्ट भी निकल जाएगा। पहला तरीका। दूसरा, मैंने आपको कॉस्टिंग वाले सब्जेक्ट से रेफरेंस लेके बताया था, अगर जीपी किसी गुड्स का, ए का, बी का, सी का जीपी परसेंटेज अगर ऑन सेल सेम है, तो जिस रेशियो में सेल्स जा रहा है उसी रेशियो में कॉस्ट प्राइस भी होना चाहिए। यानी अगर सेल्स प्राइस का रेशियो 40, 45 और 50 यानी 8:9:10 है, तो कॉस्ट प्राइस का भी रेशियो 8:9:10 आएगा। और उसी के बेसिस पे हमने क्या किया था, टोटल सेलिंग प्राइस की रेशियो में टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर दिया था और हमारा काम हो गया था। दोनों तरीका आपको सिखाया हुआ है। प्लीज प्लीज सीएमए इंस्टीट्यूट वाले बच्चे जरूर इस पोर्शन को देखें। आगे सीए वाले को भी देखना है, ठीक है। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो नॉर्मल था। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल करके जाना है, एग्जाम के लिए रेलिवेंट है। मेरे हिसाब से अब तक डिपार्टमेंट चैप्टर का पहला पोर्शन आपका रिवाइज हो गया होगा। सेकंड पोर्शन में चलते हैं, स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट। किसी बच्चे को अच्छा नहीं लगता है क्योंकि थोड़ा टेक्निकल सम्स जो दिया हुआ है वो थोड़ा टेक्निकल दिया हुआ है, बेसिक सम्स दिए हुए नहीं है। क्लास में हमने इसको समझा था और इसका क्वेश्चंस वगैरह भी किया था। इस टॉपिक को अगर अच्छे से आपको करना है तो ब्रांच चैप्टर का ब्रांच स्टॉक अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट अगर आपके पास हो तो ये टॉपिक आप उससे रिलेट कर सकते हो। मैंने ब्रांच चैप्टर का रिवीजन ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल रखा है, उसको भी आप रेफर कर लो और उससे आप इसको आगे देख सकते हो। मैं बात करता हूं एक एक करके। डिपार्टमेंटल स्टॉक और मार्कअप अकाउंट क्या है। पहला, ये मेमोरेंडम अकाउंट्स है। ये डबल एंट्री सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाए गए एक्चुअल अकाउंट्स या मेमोरेंडम अकाउंट्स है। ये कौन बना रहा है एक्चुअली, ये एक्चुअली बना रहा है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस मतलब एचओ, जो मेन कंपनी है। कंपनी डिपार्टमेंट में हमने बहुत सारा पैसा लगा रखा है, गुड्स दे रखे हैं, जिस गुड्स को वो पीरियोडिकली बेच रहा है और हमको प्रॉफिट कमा के लाके दे रहा है। कंपनी ये चेक करना चाहती है कि जो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट दिखाया गया है, नॉर्मली ग्रॉस प्रॉफिट, वो डिपार्टमेंटल प्रॉफिट जो हमने सोचा था प्रॉफिट उतना कमाया गया है कि नहीं, और उस प्रॉफिट में कोई चोरी चकारी तो नहीं हुआ है। प्रॉफिट का रिकंसिलिएशन के लिए डिपार्टमेंटल स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। यहां पर हम लोग डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ही कैलकुलेट करेंगे, बट ट्रेडिंग पीएल बना के इनकम माइनस एक्सपेंस करके नहीं। यहां पे हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे स्टॉक मूवमेंट से। ये नॉर्मली प्रॉफिट कैलकुलेशन का तरीका उन डिपार्टमेंट के लिए यूज किया जाता है जो डिपार्टमेंट रिटेल शॉप के नेचर के होते हैं, जो एक फिक्स्ड जीपी मार्जिन में अपने गुड्स पूरा साल भर में बेचते हैं। अगर जीपी मार्जिन हर यूनिट पे फ्लक्चुएट करेगा तो फिर ये मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं है। तो ये मेथड नॉर्मली एक रिकंसिलिएशन का तरीका है। ये मेथड उन डिपार्टमेंट्स के लिए सुटेबल है जो एक फिक्स्ड जीपी मार्जिन में अपना गुड्स वगैरह सेल कर रहे हैं। और ये जो हम लोग मेथड सीखने जा रहे हैं, ये मेमोरेंडम अकाउंट से, ये एक्चुअल अकाउंट्स नहीं है। दो अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं, डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट एंड मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में स्टॉक की मूवमेंट शो की जाएगी। मूवमेंट मतलब अगर डिपार्टमेंट के पास स्टॉक आया तो स्टॉक अकाउंट डेबिट, डिपार्टमेंट के यहां से स्टॉक गया, सेल कर दिया, रिटर्न कर दिया, कुछ भी, तो स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। तो ये नॉर्मली एक ट्रेडिंग अकाउंट जैसा दिखेगा। डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक टू बैलेंस बीडी, जो गुड्स आ रहा है सारा डेबिट होते जाएगा, जो गुड्स आ रहा है सेल हो रहा है सब क्रेडिट होते जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आ गया, क्लोजिंग स्टॉक, बाई बैलेंस सीडी। मार्कअप अकाउंट में हम लोग इस डिपार्टमेंट स्टॉक में जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट कमा पाएगा वो प्रॉफिट दिखाते हैं। स्टॉक अकाउंट हमेशा इनवॉइस प्राइस पे बनेगा। इनवॉइस प्राइस मतलब जितना दाम पे ये स्टॉक बेचेगा डिपार्टमेंट, उस प्राइस पे बनाया जाएगा, और इसका जो लोडिंग है वो हम लोग मार्कअप अकाउंट में ट्रीट करेंगे। तो स्टॉक अकाउंट
इज ब्रांच स्टॉक अकाउंट जैसा, लोडिंग वाला इज ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट जैसा। तो स्टॉक अकाउंट में स्टॉक की मूवमेंट शो की जाएगी, कहां कहां से स्टॉक आया और कहां कहां स्टॉक यूज किया गया है। मार्कअप अकाउंट में इस स्टॉक के अंदर जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है, यानी जो प्रॉफिट डिपार्टमेंट कमाएगा गुड्स को बेच के, उस प्रॉफिट को अकाउंट फॉर किया जाता है एंड चेक किया जाता है डिपार्टमेंट ने सही प्रॉफिट अर्न किया है कि नहीं किया गया है। ध्यान देना है, कभी कभी हो सकता है वो रिटेल चेन या रिटेल स्टोर गुड्स बेच रहा है डिस्काउंट पर। डिस्काउंट पर मतलब जो दाम पे बिकना चाहिए था उस पर नहीं, कुछ सस्ता बेच रहा है ताकि वो स्टॉक क्लियर कर सके। अगर डिस्काउंट पे बेच रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं मार्क डाउन। मार्क डाउन मतलब जितना प्रॉफिट जोड़े थे उतना कमा नहीं पाएगा, तो थोड़ा प्रॉफिट को कम करो। जब भी कोई मार्क डाउन होगा, ऑलवेज रिमेंबर, वो मार्क डाउन स्टॉक की वैल्यू को भी कम करेगा, क्योंकि स्टॉक आपने इनवॉइस वैल्यू पे दिखा रखा है, तो स्टॉक की वैल्यू भी कम करेगा और प्रॉफिट को भी कम करेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कमा नहीं सकोगे, आपने सामने वाले को डिस्काउंट दे दिया है। तो नॉर्मल है, एक स्टॉक अकाउंट बनाना है, एक प्रॉफिट अकाउंट बनाना है। स्टॉक अकाउंट में स्टॉक का मूवमेंट रिकॉर्ड करेंगे इनवॉइस प्राइस पे, प्रॉफिट या मार्कअप अकाउंट में उस इनवॉइस प्राइस का लोडिंग रिकॉर्ड किया जाएगा। द डिफरेंस विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट अर्न्ड बाय द डिपार्टमेंट। जो मार्कअप अकाउंट का डिफरेंस होगा, वो जो कमाया है जीपी, वो आपको मिल जाएगा। उसका रिकंसिलिएशन भी मैंने आपको क्लास में सिखाया था। अगर मार्कडाउन या डिस्काउंट पर सेल्स करा तो वो मार्कडाउन स्टॉक को भी इफेक्ट करेगा और मार्कअप को भी इफेक्ट करेगा। सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, अगर कुछ मार्कडाउन गुड्स स्टॉक में बच गए क्लोजिंग स्टॉक में, तो उसका स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करते समय ध्यान ये रखना कि मार्कडाउन गुड्स पे एक्चुअल जीपी परसेंटेज नहीं निकलेगा। पहले हम लोग जो मार्कडाउन किए उसको वापस रिवर्स करेंगे, फिर जीपी परसेंटेज के हिसाब से स्टॉक रिजर्व कैलकुलेट करके मार्कडाउन को माइनस करेंगे। ये सारा काम हमने स्टॉक एंड मार्कअप में सीखा था। अब ये स्टॉक एंड मार्कअप का टॉपिक ऐसा है ना, जब तक आप इसका क्वेश्चन नहीं देखोगे तब तक आपको कितना ही समझा दिया जाए कोई फायदा नहीं। तो ये स्टॉक एंड मार्कअप के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन जरूर देखेंगे। ये क्वेश्चन लास्ट टर्म नवंबर 2019 में इंस्टीट्यूट ने अपने एग्जाम में पूछा था। मैं आपके सामने वो क्वेश्चन दिखाता हूं और उसके हिसाब से स्टॉक और मार्कअप अकाउंट हम लोग करते हैं। डन। देखिए, ये रहा वो क्वेश्चन। एबीसी लिमिटेड, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एबीसी लिमिटेड has several departments. Goods supplied to each department are debited to a memorandum department stock account. जो हम लोग गुड्स सप्लाई करते हैं डिपार्टमेंट को, वो डिपार्टमेंट स्टॉक अकाउंट में हम लोग डेबिट करते जाते हैं। मैंने बोला डिपार्टमेंट के पास जैसे ही गुड्स आएगा स्टॉक अकाउंट डेबिट। एट कॉस्ट प्लस अ फिक्स परसेंटेज मार्कअप, जिसको इनवॉइस वैल्यू बोलते हो, यानी जितना दाम पे डिपार्टमेंट आगे गुड्स सेल करेगा, टू गिव द नॉर्मल सेलिंग प्राइस। द अमाउंट ऑफ मार्कअप इज क्रेडिटेड टू डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट। जैसे ही मैंने स्टॉक दिखाया उसका लोडिंग में मार्कअप अकाउंट में शो करूंगा। If the selling price is reduced below is normal selling price, अगर selling price को कम किया जा रहा है, डिस्काउंट पर बेच रहे हो, the reduction will require adjustment both in stock account and markup account। ये आपको ज्ञान दे रहा है किस तरीके से आपको स्टॉक और मार्कअप अकाउंट बनाना है। The markup for department X for last 3 years has been 20%। मार्कअप बता दिया 20%। मार्कअप के लिए जब भी कुछ नहीं बोलता वो मार्कअप हमेशा कॉस्ट पर कैलकुलेट करते हैं, मतलब 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। Figures relevant to department X for the year ended 31st March 19 were as follows। आपको फिगर्स दे दिया डिपार्टमेंट X का। ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट बताया 1.5 लाख। अब स्टॉक अकाउंट में जब ओपनिंग स्टॉक दिखाओगे कैसे दिखाओगे, टू बैलेंस बीटी डेबिट साइड में। परचेजेस भी कॉस्ट पर दिया हुआ है। सेल्स 6.5 लाख, सेल्स हमेशा नॉर्मली सेलिंग प्राइस पर दिया हुआ है। इट इज फर्दर असर्टेन दैट शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर एंडिंग इतना कॉस्टिंग 4000 वे रिटर्न ऑफ। कुछ स्टॉक खो गया है, एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस है, स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक अकाउंट क्रेडिट। ओपनिंग स्टॉक 1418 इंक्लूडिंग गुड्स कॉस्टिंग 12000 हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एंड हैड बीन मार्क्ड डाउन इन सेलिंग प्राइस बाय 1600। ओपनिंग स्टॉक में कुछ गुड्स है जिसका कॉस्ट 12000 का है, जिसको हमने इस साल बेचा है, उस पर हमने मार्क डाउन किया था 1600 का, मार्क डाउन किया था 1600 का। ठीक है। द रिमेनिंग स्टॉक हैड बीन सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, वो रिमेनिंग जो बचा हुआ स्टॉक था वो हमने बेच दिया। तो ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ मार्कडाउन है। मार्कडाउन मतलब
हमने जितना प्रॉफिट सोचा था 20% वो प्रॉफिट कमाया नहीं जा सकता, तो हमने 1600 रुपए से उसकी वैल्यू कम कर दी थी। आगे, गुड्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर वेयर मार्क डाउन बाई 3600। इस साल के भी गुड्स को मार्क डाउन किया गया है फ्रॉम अ कॉस्ट ऑफ 30,000। मार्क डाउन स्टॉक कॉस्टिंग 10,000 रिमेन अनसोल्ड। अभी भी कुछ गुड्स रिमेन अनसोल्ड है उस मार्क डाउन स्टॉक से। The departmental closing stock is to be valued at cost subject to adjustment of markup and markdown। जो भी क्लोजिंग स्टॉक है वो हम लोग कॉस्ट पे वैल्यू करेंगे सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ मार्कअप मार्कडाउन। बोल रहा है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ, बाद में बनाऊंगा। डिपार्टमेंटल स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट बनाओ, एक एक करके। डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट देखते हैं, एकदम सिंपल है, बेसिक है। डिपार्टमेंटल स्टॉक अकाउंट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था शायद 1,20,000 रुपए, उसके ऊपर 20% प्रॉफिट, 1,20,000 की 1,50,000। ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ था 1,50,000, 1,50,000 के ऊपर 20% का प्रॉफिट। चेक करो कितना होता है, 1,80,000 होता है। अब ये 1,80,000 जो गुड्स था, इससे 1600 हमने मार्कडाउन भी किया था। ये मार्कडाउन आ गया 1600 रुपए का। एक सेकेंड, मैं इसको एक 1,50,000 पे 20% प्रॉफिट जोड़ा, इनवॉइस वैल्यू आ गया 1,80। अब सुन, 1,50 पे 20% यानी 30,000 का प्रॉफिट, तो ये 30,000 का प्रॉफिट आ गया मार्कअप अकाउंट में। 1600 मार्कडाउन किया था तो मेरी स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी और साथ साथ प्रॉफिट भी 1600 से कम हो जाएगा। तो मैंने ओपनिंग स्टॉक को स्टॉक अकाउंट में दिखाया, उससे रिलेटेड लोडिंग मार्कअप अकाउंट में दिखा दिया। जो मार्कडाउन था मेरा स्टॉक कम हो गया क्रेडिट, और मेरा मार्कअप अकाउंट में डेबिट, प्रॉफिट भी कम हो गया। गुड्स इस साल परचेज हुआ है 4,30,000 का, उसको 20% हमने मार्कअप करना है, तो 4,30 पे 20% हो गया 86,516, और इसका प्रॉफिट 86 आ गया डिपार्टमेंटल मार्कअप अकाउंट में। डन। आगे मेरे को बोला हमने 4,000 का कुछ गुड्स था, 4,000 का वो गुड्स लॉस हो गया हमसे, एबनॉर्मल लॉस। अगर गुड्स लॉस हो गया तो मेरा स्टॉक कम हो जाएगा। ध्यान से, यहां वो स्टॉक किस वैल्यू पे दिखाया गया है, इनवॉइस वैल्यू। 4,000 कॉस्ट है, कॉस्ट, तो 4,000 पे 20% 800, यानी टोटल वैल्यू हो गया 4,800। 4,800 से मेरा स्टॉक कम हो जाएगा और 800 रुपए से मेरा प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न नहीं हो सकता, मेरा स्टॉक खो चुका है। मैंने जैसे ही गुड्स इन किया, मैंने उसका प्रॉफिट क्रेडिट कर दिया मार्कअप अकाउंट में, क्योंकि मैं बोल रहा हूं मैं रिकंसाइल कर रहा हूं प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट इस गुड्स पे डिपार्टमेंट कमाएगा, उसमें से कुछ गुड्स अगर खो गया तो वो प्रॉफिट कमाया नहीं जा सकता, तो मार्कअप अकाउंट में मैंने डेबिट कर दिया। अब इस साल हमने गुड्स को मार्कडाउन किया है, 3600 से, तो ये मार्कडाउन मेरे स्टॉक की वैल्यू को भी कम करेगा और मेरे प्रॉफिट की वैल्यू को भी कम करेगा। तो मेरा स्टॉक कम हो गया 3600, मेरा प्रॉफिट भी कम हो गया 3600। फिर 6.5 लाख का गुड्स हमने सेल कर दिया। ये सेल जो किया इस पर तो प्रॉफिट रियलाइज कर लिया। सेल्स करते समय मार्कअप अकाउंट में वापस कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो प्रॉफिट तो ऑलरेडी मैंने लिख लिया था। जैसे ही स्टॉक आया मैंने चेक किया कि मैं इतना प्रॉफिट इस साल इस स्टॉक से कमाऊंगा। आगे 36,000 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ गया, बैलेंस शीट क्लोजिंग स्टॉक 36,000, 36,000। अब मेरे को इस 36,000 पे मेरे को निकालना है स्टॉक रिजर्व कितना है। स्टॉक रिजर्व कितना है, बहुत ध्यान से। ये जो 36,000 का गुड्स है ना, इसमें कुछ मार्कडाउन वाला गुड्स भी बाकी है। अगर आपको याद हो तो टोटल 30,000 के गुड्स में मार्कडाउन किया था 3600, उसमें से 10,000 अभी भी बाकी है। अगर 30,000 पे मार्कडाउन था 3600, तो 10,000 जो बाकी है उस पर मार्कडाउन कितना है, 1,200 रुपया। कैसे निकाले सर, 3600 बाई 30,000 इंटू 10,000। अब मेरा जो 36,000 का वैल्यू आया वो आफ्टर मार्कडाउन है, आफ्टर मार्कडाउन। एक्चुअल इसका वैल्यू पता है कितना होना चाहिए था, 36,000 प्लस 1,200 यानी 37,200। तो 36,000 प्लस 1,200 कर दिया 37,200। अब इस पर प्रॉफिट कितना जोड़ा हुआ है, 1/5 ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट, यानी 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस। 1/6 ऑन सेलिंग प्राइस मेरा निकल गया स्टॉक रिजर्व। ये मेरा स्टॉक रिजर्व होता अगर मेरा गुड्स का नॉर्मल सेलिंग प्राइस होता, बट क्योंकि मार्कडाउन कर रखा है तो हमको भी उसको मार्कडाउन करके वैल्यू करना है, माइनस वापस कर दिया 1,200। अरे वो डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट, पहले डिस्काउंट को हम लोग हटाएंगे, इग्नोर करेंगे, ताकि हम नॉर्मल सेलिंग प्राइस निकाल सके, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करके डिस्काउंट वगैरह वापस माइनस कर देंगे।
तो 36,000 के अंदर 1200 का मार्कडाउन था, एक्चुअल वैल्यू 37,200, उस पर 16 प्रॉफिट इंक्लूडेड है, बट 1200 हमने मार्कडाउन कर दिया तो माइनस 1200 आ गया 5000। ये निकल गया मेरा ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000। अब कोई बच्चा पूछ सकता है सर ये 1,05,000 सही है क्या, मेरे को बताओ, रिकंसाइल करके देता हूं। सेल्स है 6,50,000, हाँ, क्या सारे गुड्स 20% मार्जिन पे बिके ऑन कॉस्ट कि कुछ मार्कडाउन हुआ था? सर मार्कडाउन हुआ था। मेरे को बताना कितना मार्कडाउन हुआ था? 3600। बट क्या सारे बिक गए? नहीं सर, 3600 में 3630,000 पे मार्कडाउन था सर, 10,000 अभी भी बचा हुआ है, मतलब 20,000 बिका, यानी कितने का मार्कडाउन वाला गुड्स बिक गया? 2400 वाला गुड्स बिक चुका है। 2400 मार्कडाउन वाला गुड्स ऑलरेडी सेल हो चुका है। 650 का मेरा सेल्स, 2400 मार्कडाउन भी किया था, तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए था? 652,400। नॉर्मल सेलिंग प्राइस 652,400, उस पर हम कितना कमाते? ओके, ओपनिंग स्टॉक में भी कुछ मार्कडाउन था ना, कितने का मार्कडाउन था? 1600 का, प्लस 1600, ये भी मार्कडाउन है, डिस्काउंट था, तो ये हो गया 654। इस पर हम लोग कितना कमाते? 1/6 कमाते। कितना कमाते? 1/6। 654 पे 1/6 होता है 109। 109 हमारी कमाई होती है अगर नॉर्मल सेलिंग प्राइस पे बेचते, बट हमने डिस्काउंट दे दिया टोटल कितना? 4,000 का डिस्काउंट दे दिया, तो मेरी नॉर्मल सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट मेरा कितना आ गया? एक्चुअल सेलिंग प्राइस से 1,05,000, कुछ नहीं, 6,50,000 का सेल्स है, बट ये सेल्स नॉर्मल प्राइस पे नहीं है, कुछ डिस्काउंट भी है। ओपनिंग स्टॉक पर 1600 डिस्काउंट, इस साल पर 2400 डिस्काउंट, 3600 वाला पूरा नहीं बिका है, 2400 डिस्काउंट, तो मेरा एक्चुअल सेलिंग प्राइस 650 है, बट नॉर्मल होना चाहिए था 654। 654 पे हमारी कमाई होती है 1/5 ऑन कॉस्ट, तो 1/6 ऑन सेल्स, 654 पे 1/6 होता है 1,09,000। ये कमाई होती अगर मैं 654 पे बेचता, बट मैंने बेचा 650 पे, तो 4,000 का डिस्काउंट माइनस कर दिया, मेरा प्रॉफिट आ गया 1,05,000, जो 1,05,000 आपको दिख रहा है। अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट देखोगे, बहुत बेसिक ट्रेडिंग अकाउंट, नॉर्मल ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज, शॉर्टेज, ये निकल गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट जैसे मैंने कैलकुलेट करके दिया, और क्लोजिंग स्टॉक 31,000। ये लोग क्या करते हैं, दिखाते तो ऐसा है कि पहले ट्रेडिंग बनाए, पहले ट्रेडिंग बनाने के लिए फिर आपको मेरी तरह जीपी निकालना पड़ेगा, या फिर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक बनाने के लिए पहले आपको ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। हमेशा पहले मेमोरेंडम स्टॉक बनाना, मार्कअप बनाना, फिर ट्रेडिंग बना के रिकंसाइल करना, वो हमेशा ईजी रहता है। तो मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट आर नॉट एक्चुअल अकाउंट, दे आर मेमोरेंडम अकाउंट टू मेमोरेंडम अकाउंट्स टू रिकंसाइल द प्रॉफिट ऑफ द डिपार्टमेंट। ये मेमोरेंडम स्टॉक एंड मार्कअप अकाउंट, दो अकाउंट बनता है, स्टॉक अकाउंट, मार्कअप अकाउंट। स्टॉक अकाउंट में हम लोग स्टॉक मूवमेंट दिखाते हैं, इनवॉइस वैल्यू, जो स्टॉक रिसीव होगा डेबिट साइड, जो स्टॉक जाएगा वो क्रेडिट साइड। मार्कअप अकाउंट में इसी स्टॉक के अंदर वाला लोडिंग हम लोग शो करते हैं, और वहां से हम लोगों को मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ध्यान देना है, अगर कुछ मार्कडाउन होगा तो वो स्टॉक को भी इफेक्ट करेगा और प्रॉफिट को भी इफेक्ट करेगा। ये टोटल इतने सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए डिपार्टमेंट चैप्टर से रिलेटेड। यहां पर मेरा डिपार्टमेंट चैप्टर का रिवीजन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको रिवीजन पसंद आया तो जरूर हमें बताएं, हमसे शेयर करें कमेंट सेक्शन में, आप अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में दे, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर इनकॉर्पोरेट करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।